इसी टाइप के क्वेश्चन आए हैं सारे जेईई मेन में, इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इवन आईआईटी में पूछे जाते हैं। नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप बढ़िया से क्वेश्चन बनाना, दोनों का यूज करना, हो जाएगा। हे हेलो एंड वेलकम बैक आईआईटी फाइटर्स। तो स्वागत है दोस्तों यार आपका इस लेक्चर 2 में करंट इलेक्ट्रिसिटी वन शॉट जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं क्वेश्चंस। ओके, तो यार बात करते हैं आज 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की इस पर्टिकुलर चैप्टर के, जो डेफिनेटली जहां से क्वेश्चंस आने के 100% चांस होने वाले हैं। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, भाई बेहतरीन क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं और इसी मेथड का यूज करके आपने बस समझना है कि इसी मेथड का यूज क्यों करें। ओके, फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, हम बात करेंगे एमीटर वगैरह की और वोल्टमीटर एंड व्हीटस्टोन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आपके पास होने वाले, इंस्ट्रूमेंट्स होने वाले हैं, आपको पता है इनसे क्वेश्चन पक्का पक्का आता है। ओके, फिर हम बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। यहां से भी एक क्वेश्चन जरूर बनाया जाता है यार, मतलब ये 3 ऐसे टॉपिक्स हैं, एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं मिनिमम। तो इन तीनों से मिलकर एक तो आएगा ही, मतलब कोई बहुत कम चांस है यार, मतलब बहुत कम चांस है यार कि क्वेश्चन ना आए डेफिनेटली। ओके, आप बस बढ़िया से सीख के जाओ, मतलब आप मान के चलो 4 मार्क्स यहां से आपके कंप्लीट होने वाले हैं और भगवान करे मतलब 2 क्वेश्चन आ जाए और 8 नंबर आप बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे बना के जाओगे। ओके, इस क्रैश कोर्स के दम पे। ओके, कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हूँ बेहतरीन तरीके से। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं व्हाट इज दैट ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ओके, सेल्स कॉम्बिनेशन जो होता है ना, लेट्स सी। सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की, जल्दी जल्दी से फटाक से देख लेते हैं, मैं क्वेश्चन करके आपको दिखाऊंगा फिर, ठीक है। तो यार सीरीज में क्या करेंगे, सपोज करो बहुत सारे आपके सेल्स हैं, ठीक है, जो कॉम्बिनेशन में यहाँ पे कनेक्टेड है, इस तरीके से आप बात कर सकते हैं, ठीक है। और ये सीरीज में है सारे के सारे, ऐसे ऐसे से बहुत सारे कनेक्टेड है यहाँ पे, आप समझ लो, ठीक है। ये है सपोज करो इसका EMF E1 है, इसका EMF E2 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, मतलब ये एक सेल हो गया, ठीक है, कंप्लीट। एंड दिस इज योर नेक्स्ट complete cell and this is your next complete cell and this is E3 and this is R3 similarly you can say। okay, फिर वो बोलते हैं इसमें बहुत सारे कनेक्टेड है, भाई ये टर्मिनल B है, ये टर्मिनल A है ना। और आपसे पूछेगा कि नेट EMF बताना है आपने। अब आप ध्यान से देखो, इन सब का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एक ही साइड में है, सबका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो एक ही साइड में है, ऑल दे आर विद सेम पोलैरिटी, ये आपने बस ध्यान रखना है। तो ए बी के अक्रॉस जो नेट ईएमएफ होगा, आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन है ये। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब सबसे करंट जाएगी तो एक ही तरीके से फ्लो करेगी, इट मींस सबका सम यू हैव टू कैलकुलेट E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन, जितने भी यहाँ पे कनेक्टेड होंगे। ओके, जितने भी यहाँ पे कनेक्टेड होंगे, अगर ये आइडेंटिकल हो जाते हैं, मतलब सबका ईएमएफ शेप है तो सेम है, तो आप n टाइम्स ऑफ जितने भी होंगे, जैसे 10 है तो 10 इंटू किसी एक का, जैसे 10 वोल्ट दे रखा है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपली बस इतना पॉइंट याद रखना है ना। ओके, अगर आपसे पूछता है R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, भाई रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है AB के अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस, भाई अब सीरीज में क्या करते थे आप, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, जितने भी होंगे। अगर n है और आइडेंटिकल है तो n टाइम्स ऑफ R कर देंगे, आपका नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस AB के अक्रॉस। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं, सिंपल सिंपल सिंपल। ओके, आराम से देखो आप बस। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें दोस्तों वह है पैरेलल कॉम्बिनेशन। 100% जिससे क्वेश्चन आने के पूरे चांस होते हैं, उसी पे मैं फोकस करने वाला हूं। ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि क्या आपने करना है। ओके कूल। अब यहां से अगर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आप इसके अक्रॉस लगा दोगे, उसमें करंट निकाली जा सकती है, और करंट आप ऑब्वियसली आप निकाल लोगे EMF जो भी होगा टोटल ओवर इक्विवेलेंट, जो भी होगा टोटल, यहां से आप करंट भी कैलकुलेट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, अगर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आप कनेक्ट कर दो। तो यार ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अब मैं बात करने वाला हूं पैरेलल, जिस पे क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांस होने वाले हैं, एंड दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, तो व्हाट इज दैट सर, दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। सर इसमें क्या करेंगे, इसमें भी बहुत सारे सेल आप कनेक्ट कर सकते हो, समथिंग लाइक दैट। एक ये, अच्छा ओके, दैट इज सफिशिएंट। ओके, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। और इसमें पोलैरिटी को रिवर्स भी कर सकता है, मतलब ऐसे रेयर आप उसकी पोलैरिटी को जब रिवर्स करो, किसी एक साल को किसी 2 साल को, ऐसे भी कुछ कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप चेंजेस ला सकते हो। तो लेट्स सी इसका EMF है E1, ठीक है, और इसके साथ जो रेजिस्टेंस है वो है R1। तो एक सेल आपने ये कनेक्ट किया, ठीक है, और ऐसे, ठीक है। अब ये आपने पैरेलल में ले लिए, ठीक है, ये है E2 लेट्स सी और ये है R2, ये टर्मिनल A है और ये टर्मिनल B है। आप ध्यान से देखेंगे, बहुत बेहतरीन सा ये कंसेप्ट है। इसमें बहुत सारे कनेक्ट किए जा सकते हैं, नीचे बहुत सारे कनेक्ट किए जा सकते हैं, ऊपर को बहुत सारे कनेक्ट किए जा सकते हैं, मतलब पैरेलल में आपने करना है। देखो यहाँ से जो करंट जाएगी आप देख सकते हो यहाँ पे, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ओके, दिस इज योर पैरेलल। यहाँ से बहुत सारे ऐसे ही कनेक्ट होंगे, ऊपर को बहुत सारे ऐसे ही कनेक्ट होंगे, यहाँ बीच में कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब मैंने 2 कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिए हैं,
इसका जो पोटेंशियल ईएमएफ है, दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल एक ही साइड में है, दोनों का नेगेटिव टर्मिनल एक ही साइड है, एक जैसी पोलैरिटी हमने यहाँ पे लेके चली। आपसे पूछेगा ए और बी के अक्रॉस नेट पोटेंशियल बताओ, तो VAB यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द एक्सप्रेशन नेट पोटेंशियल इक्विवेलेंट ईएमएफ बताओ। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ ए और बी के बीच पोटेंशियल बोलो या फिर इक्विवेलेंट ईएमएफ बोलो, बात तो एक ही है ना। सो हाउ यू विल कैलकुलेट, दिस इज द कॉन्सेप्ट। इसका पोटेंशियल ध्यान से समझना भाई, फॉर्मूला क्या है इसका, ठीक है। अगर इक्विवेलेंट आपसे पूछ रहा है किसके बीच, ए और बी के, तो आप क्या करेंगे, जिस बैटरी का पोटेंशियल ले रहे हो उसी का पोटेंशियल उसी के रेजिस्टेंस से डिवाइड करो, फिर प्लस पैरेलल में कौन सी है A2 उसका रेजिस्टेंस से डिवाइड करो एंड सो ऑन। अगर और भी है सबको ऐसे करते जाओ एंड डिवाइड में, ठीक है, डिवाइड में ओके ये रेजिस्टेंस 1 बाई में लिखना है 1/R1 प्लस 1/R2 एंड प्लस 1/R3। अगर और भी है तो और भी ऐड कर सकते हो, वैसे यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सो R3 एंड सो ऑन ऐसे आप लिख सकते हो। 2 है तो 2 तक लेंगे, 3 है तो 3 तक, 4 है तो 4 तक। ये बन गया स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। ये आपने बस याद रखना है भाई, मैं पहचान करना, मैं बताऊंगा आपको कि कैसे करनी है, बट ये याद होना चाहिए, दिलो दिमाग में सेट हो जाना चाहिए फॉर्मूला। आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है। ये तो हो गया ईएमएफ निकालने का तरीका इसके अक्रॉस। अगर आपका रेजिस्टेंस पूछे तो ये तो पैरेलल है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो ऑब्वियसली क्या होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। ये अलग से निकाल लेना रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला केवल एंड केवल पूरा इक्विवेलेंट जो पोटेंशियल ड्रॉप होने वाला है उसके लिए यूज किया जाएगा। ये रेजिस्टेंस इसमें टोटल कितना होगा वो अलग से निकालेंगे, ये ध्यान रखेंगे। अब मैक्सिमम क्वेश्चंस तो इसी से पूछे गए कि भाई इसके अक्रॉस नेट ईएमएफ बताओ। 2 बार तो आईआईटी में आ चुका है, फिर जेईई में आ चुका है बॉस। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊंगा, 2-2 3-3 बार आ चुका है ऑलरेडी। ओके सो कैसे आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत आसान तरीका है यार, और एक नया तरीका हमारे पास ये ऐड हो जाता है और हमारे पास मल्टीपल तरीके बन जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने। कुछ मैं आपको ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में सिखा चुका हूं, ठीक है। अब अगर वो बोले कि यार इसके अक्रॉस एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दे, ठीक है, इसके अक्रॉस एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए, तो उसमें करंट कितनी फ्लो करेगी, लेट्स सी उसमें करंट कितनी जाएगी। तो भाई करंट निकालने का तरीका क्या होता है, करंट होती है नेट ईएमएफ ओवर नेट रेजिस्टेंस। ओके सो नेट ईएमएफ कितना है यार सर आपके पास, नेट ईएमएफ आप यहां से निकाल लेना पहले तो आ जाएगा, ठीक है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो क्या होगा, इसका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जो आएगा वो यहां से आएगा, इंटरनल यहां से निकाल लेना, प्लस दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। एक्चुअली जो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो इसके साथ सीरीज में ही तो होगा, उससे निकल के करंट इसी में जाएगी, ऐसे सर्कुलेट करेगी, इसके साथ ऐड कर देना तो करंट भी आ जाएगी। बहुत आसान बना देता है ये क्वेश्चन सॉल्व करने। ये जो तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत आसान हो जाता है ऐसे क्वेश्चंस बनाना। अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं जो ऑलरेडी हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, 2-2 बार इस टाइप के क्वेश्चन क्यों आए हैं, एक एग्जांपल लेके मैं आपको जल्दी से सॉल्व करके बताता हूं, जिससे एक एप्लीकेशन करना है आपको आ जाए, कॉन्सेप्ट समझ में आपको आ जाए। ओके अगर न्यूमेरिकल में उसमें गलती से क्या किया कि किसी एक बैटरी को रिवर्स कर दिया, ठीक है। जैसे उसने क्या किया, इस बैटरी की पोलैरिटी कुछ ऐसे कनेक्ट कर दी, प्लस इधर है ना, इधर माइनस कर दिया, इधर प्लस। तो चूंकि इसकी पोलैरिटी को उसने रिवर्स किया तो E1 का साइन ही नेगेटिव लेना। फिर फॉर्मूला क्या लिखोगे इक्विवेलेंट निकालने के लिए, E1 माइनस E1 ओवर R1, ये एज इट इज रहेगा E2 ओवर R2, बस 2 के लिए मैं लिख रहा हूं R1 प्लस 1/R2, बस इसी की पोलैरिटी नेगेटिव लेंगे तब आप सॉल्व करेंगे, तो टेंशन नहीं है। जिसको भी करेंगे, जैसे 2 कर दी तो दोनों के ले लेंगे, 4 कर दी 10 में से तो चारों की रिवर्स कर देंगे, नेगेटिव के साथ ले लेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करके मैं आपको जल्दी से दिखाता हूं जो आईआईटी में 2 बार जिस टाइप का क्वेश्चन आया है। तो हियर इज द क्वेश्चन, आप ध्यान से देखो, आईआईटी में 2 बार पूछा जा चुका है इस टाइप का क्वेश्चन, गाइस आप ध्यान से रखना। छोटा सा प्यारा क्वेश्चन, इंटीजर में ये पूछा गया था। उसने बोला कि ए और बी पॉइंट के बाद इस सर्किट में नेट पोटेंशियल बताओ। तरीके बहुत हो सकते हैं बट आपने कैसे करना है देखो, आप ध्यान से समझो। बैटरी है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, बैटरी है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, और ये दोनों पैरेलल में, क्योंकि यहां से अलग अलग, ये सर्किट अलग ये अलग, और दोनों पैरेलल में, ये टर्मिनल यहां जुड़ा है, यहां पैरेलल दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो बिल्कुल सेम केस नहीं बन गया, सेम केस है ना, पैरेलल केस में सेल्स का कॉम्बिनेशन, इसको मान लो E1 और इसको मान लो क्या E2, है ना। सिंपली यू हैव टू कैलकुलेट ए और बी के अक्रॉस, तुरंत निकाल दो। इसका पोटेंशियल 6, उसी का रेजिस्टेंस 1 प्लस इसका पोटेंशियल 3। रेजिस्टेंस कितना है पहले वाला 1/1 प्लस 1/, व्हाट इज दैट 2। अब यार सॉल्व कर लो यार, फटाक से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 15 यानी 15/3 दैट इज 5 volt. So this is your required voltage actually, and this is how you can solve the type of problem. ये मैंने आपको बताना था
कि आपने बस पहचानना है अगर सेल्स का जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल में है तो ये ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला आपके पास है, बढ़िया तरीके के जेई के क्वेश्चंस आप उड़ा सकते हो। और आजकल ये देखा गया है मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अब कुछ और एग्जांपल्स मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं जिससे इसका तरीका और अच्छे से आपके दिमाग में एंटर कर जाए। ओके, तो यार देखो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिया है, उसने बोला है कि ए और बी के अक्रॉस नेट पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। जो पॉइंट ए और बी आपको दिख रहा है उसके बीच नेट पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो सर्किट को कि इसमें ये वाला पार्ट देखो आप, इसका ये वाला पार्ट, ठीक है, इसमें बैटरी है, उसका रेजिस्टेंस है, बैटरी है, उसका रेजिस्टेंस है, बैटरी, ये पूरा सर्किट पैरेलल में नजर आ रहा है। ओके, ये पूरा सर्किट पैरेलल में नजर आ रहा है। तो जब इसको पूरा कंप्लीटली आप सॉल्व करोगे ए और बी के बीच इनका जो कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि वो सारे फिर सीरीज में आ जाएंगे ना, तो ये जस्ट कैलकुलेट इसका कॉम्बिनेशन कितना होगा। तो ए बी के अक्रॉस जो नेट पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो इसी का इक्विवेलेंट के इक्वल होगा, क्योंकि सारे सीरीज में आ जाएंगे तो वही बचेगा उसमें, ठीक है। सो कैसे करोगे, 1 2 3, तो ये पहले वाला डिवाइड बाय उसका रेजिस्टेंस प्लस दूसरा वोल्टेज डिवाइड बाय उसी का रेजिस्टेंस प्लस दिस वन 3 डिवाइड बाय इसी का रेजिस्टेंस डिवाइड, अभी मैंने आपको बताया सबके रेजिस्टेंस को इनवर्सली ऐड करो, 1 प्लस 1 बाय 1, ये तो सब 1 1 ही है, प्लस 1 बाय 1। ओके, तो ये कितना आएगा 3 2 5 6 1 2 3, यानी दिस इज 2 वोल्ट, this is 2 volt. This is how you can solve the type of problem very quickly. बस इस तरीके से आपने बचाना है, ठीक है। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकालोगे तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस पूरे सर्किट में इसको और इसको छोड़ के यहाँ पे कनेक्ट कर देना। फिर इसकी जो बैटरी है वो 2 वोल्ट आई है, फिर 10 और जो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ से निकल के आएगा वो प्लस ये सीरीज में होंगे, लास्ट में एक ही तो बैटरी बचेगी। तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हो कि भाई 2 वोल्ट इसका आंसर आएगा। ओके, आप बोलोगे यार सर इसमें तो चलो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन जल्दी से हम सॉल्व कर सकते हैं, और कुछ अरेंजमेंट इसको देखो आप। अच्छा, ये क्वेश्चंस और तरीके से भी सॉल्व किए जा सकते थे, ओके, बट ये बेस्ट वे है, जल्दी से आप सॉल्व कर सकते हो बेहतरीन तरीके से, ठीक है। अब इस वाले को देखो आप, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप मतलब इनको आप मल्टीपल मेथड से सॉल्व कर सकते हो। देखो केवीएल यूज करोगे आप इसको, नॉर्मली अगर देखा जाए केवीएल आप यूज कर सकते हो, सेम पोटेंशियल मेथड भी यहाँ पे यूज, नोडल मेथड भी यूज किया जा सकता है। बट अभी हम किसकी हेल्प ले रहे हैं, हम हेल्प ले रहे हैं यहाँ पे सेल ग्रुपिंग मेथड की। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें देखो आप, इसमें भी आपको अगर ध्यान से आप देखो, ओके, इस फर्स्ट ब्रांच में देखो यहां से यहां तक एक बैटरी है और 2 ही रेजिस्टेंस है, तो एक ही साथ है, यहां से करंट जो जाएगी ये इस पूरी ब्रांच में, यानी ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस इसके लिए सीरीज में है। मतलब इसको आप रीड्रॉ कर सकते हो कुछ ऐसे, देखना, इसको आप रीड्रॉ कर सकते हो, ए और बी यहीं रखो एज इट इज, ठीक है। सो दिस इज एंड दिस इज, ओके, इस तरीके से मैंने लिख दिया, इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, ठीक है। रीड्रॉ करो आप सर्किट को। ओके, ये वाली जो ब्रांच है इसमें भी 10 और 10 ये किसमें है, सीरीज में है, तो ये 10 10 20 और ये एक बेल्ट की 4 वोल्ट की बैटरी, जिसके अक्रॉस पूछा मैंने उसको एक साइड कर लिया, इसको एक साइड कर लेता हूं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और उसकी बैटरी, ठीक है। फिर इसे कनेक्ट कर देते हैं, क्या दिक्कत है, 10 प्लस 10 दिस इज 20 और इसकी कितनी है 20, दिस इज 3 वोल्ट, दिस इज 3 वोल्ट, ओके, दिस इज 3 वोल्ट और इसकी बैटरी कितनी है, दिस इज 4 वोल्ट, नो प्रॉब्लम। अब ये वाली जो है ये 10 10, ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। तो इसको भी यहाँ पे कनेक्ट कर दो, इसका रेजिस्टेंस और इसकी बैटरी, तो ये बैटरी का वोल्ट कितना है 2 वोल्ट और ये भी आ गया 20। अब आपको क्लियर नजर आ रहा होगा, ऑल दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये। और लास्ट का पॉइंट हमारे पास ए बी, जिसके अक्रॉस निकालना है, तो 3 यार सेल्स यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। फर्स्ट सेल ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, ठीक है, और तीनों ही पैरेलल में है, तो डायरेक्ट यू कैन सॉल्व। ए बी के अक्रॉस जो नेट पोटेंशियल आपके पास आएगा, फॉर्मूला आपके पास ये है E1 डिवाइड बाय R1, मतलब किसी को E1, जिससे मैंने इसको E1 माना तो 2 बाय उसका रेजिस्टेंस है 20, इसको E2 मान लो, 4 बाय उसका रेजिस्टेंस है 20 और इसको 3 बाय उसका रेजिस्टेंस है 20, और डिवाइड में सबका रेजिस्टेंस 20 है, तो 20 प्लस 1 बाय 20। ओके, सो VAB इजीली नाउ यू कैन सॉल्व। इसका एलसीएम कितना आ गया दोस्त, 20। सो व्हाट इज दैट, 3 7 2 9, तो 9 by 20 and here we go, this is 3 by 20 to 20 cancel, this is 3 volt, this is 3 वोल्ट। तो आंसर इसका फाइनली आपने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 3 वोल्ट। तो इसका एप्लीकेशन आप बहुत इजीली क्वेश्चंस को बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए कर सकते हो। बस एक बार समझ के चले जाना ध्यान से कि कॉन्सेप्ट अप्लाई क्या करना है और कैसे करना है, यू नो, एक बार आप ढंग से इसको समझ के चले जाना कि कॉन्सेप्ट है क्या और अप्लाई कैसे करना है। मेंस के क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से आप सॉल्व करके आ जाओगे। सबसे पहले हमने ग्रुपिंग सेल्स मेथड हमने सीख लिया है, कैसे अप्लाई करना है। अब हम बात करने वाले हैं यार नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज
इंस्ट्रूमेंट है ना, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके गाइस, ओके डियर स्टूडेंट, जल्दी से बात कर लेते हैं यार नेक्स्ट कांसेप्ट की, दैट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। यू नो, आप सबको पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, और इससे आने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं अगर थोड़ा सा आप ध्यान दोगे। ओके, तो क्वेश्चन आने के चांस तो 100% यहाँ पे बने रहते हैं। ठीक है, तो जल्दी से डिस्कस करते हैं इसके बिहाइंड कॉन्सेप्ट क्या है। कूल। तो यार आपको पता है यहाँ पे अगर एक रेजिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, उसको हम करंट सप्लाई कर रहे हैं किसी बैटरी का यूज करके, तो यहाँ पे जो करंट सप्लाई करते हैं तो ये जो रेजिस्टेंस है इसका जो वोल्टेज ये ड्रॉप करता है, यू नो, यहाँ से जो एनर्जी कंज्यूम करता है, कुछ एनर्जी उसकी हीटिंग इफेक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो कुछ एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, हीटिंग इफेक्ट में, है ना। आपने देखा होगा जब हम किसी वायर का यूज करके करंट सप्लाई करते हैं तो वो जो वायर होता है वो भी गर्म हो जाता है, मतलब हीटिंग इफेक्ट में भी कुछ एनर्जी हमारी लॉस हो रही है। ठीक है, सो वो हीटिंग इफेक्ट ही हमें यहाँ पे पढ़ना है, और ये जूल हीटिंग के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके का वेरिएशन हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। जूल हीटिंग के अकॉर्डिंग उसने बोला कि अकॉर्डिंग टू द जूल हीटिंग जो यहाँ पे हीट जनरेट हो रही है, ओके, दैट हीट वी कैन कैलकुलेट। अगर वो कांस्टेंट टाइप की है, वो वेरी नहीं कर रही है टाइम के अकॉर्डिंग, तो आई स्क्वायर आर टी आप यूज कर सकते हो अगर आई आपकी कांस्टेंट है। बट अगर आई आपकी वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल है, देन एच का आप यूज कर सकते हो आई स्क्वायर आर टी कैलकुलेट करने के लिए। बट डी एच और ये स्मॉल टाइम आपके पास यहाँ पे रहने वाला है, दैट इज डी टी, एंड यू हैव टू इंटीग्रेट किसी पर्टिकुलर टाइम t1 से t2। तो ये i जो होगा यहाँ पे दैट इज द फंक्शन ऑफ टाइम। इस टाइप के क्वेश्चंस आईडी में आते रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। जस्ट यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ i एंड यू जस्ट इंटीग्रेट बोथ साइड। समटाइम चार्ज गिवन होता है, करंट नहीं गिवन होती है, तो वो भी आप निकाल सकते हो। चार्ज फ्लोन जो है यहाँ पे, सो आपको पता है i इक्वल टू होता है dq ओवर dt। ठीक है, सो dq आप यहाँ से निकाल सकते हो i dt से। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो चार्ज क्या बनेगा आपका, t1 से t2 i dt। तो इन सब की हेल्प से आप वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, चार्ज फ्लो अगर निकालना है तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इसकी। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि जब इसको सप्लाई की जाएगी पावर, सो बैटरी जब इसको पावर सप्लाई कर रही है तो हीटिंग इफेक्ट में वो कैसे क्रिएट हो रही है। तो भाई अगर मैं इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ओके, आप पहले इसका बेसिक सा थोड़ा सा देख लेते हैं फटाक से। सो ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है। लेट्स से आपने इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे अप्लाई किया है, एंड दिस इज द बी व्हिच इज अक्रॉस ए एंड बी। ये आप ध्यान रखें, है ना, ये आप ध्यान रखें। अक्रॉस ऑफ द रेजिस्टेंस के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है, ये ध्यान रखना है। तो इसी की वजह से इसमें जो करंट जा रही है, तो इसमें जो पावर जो सप्लाई की जा रही है इसको, दैट इज पावर सप्लाई करंट के टर्म्स में आई स्क्वायर आर। ठीक है, यू कैन राइट। और अगर आपने लिखना है V पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में, दैट इज V स्क्वायर बाई R। ऑब्वियसली आप सबको जानते हो, स्टैंडर्ड तो आपको बताइए V इंटू I, ये तो आपको पता ही है, डीसी का केस है। सो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। ओके, सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, दिस वन एंड दिस वन। हाउ टू यूज दिस एक्सप्रेशन इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, इन्हीं पे फोकस करना है। इन्हीं के हेल्प से सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। मेन पॉइंट ये है, बस आपने ये समझना है कि इनका यूज कैसे करें। मेन है, देखो सबको पता है, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं यार हम, बट इनका यूज कैसे करना है, कहां पे किस सिचुएशन में किसका यूज होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए। अब ये तो हो गई इसकी बात की कितनी पावर इसको सप्लाई की जा रही है। तो जो पावर इसमें सप्लाई की जाएगी, तो हीट की फॉर्म में जो एनर्जी यहाँ पे डिसिपेट होगी, हीट की फॉर्म में जो एनर्जी डिसिपेट होगी, तो एनर्जी है यार, और एनर्जी आपको पता है जो हीट होगी वो एक एनर्जी है। सो एनर्जी क्या होती है, वर्क रेट होता है। ये तो वर्क का जो वर्क यहाँ पे हो रहा है पावर सप्लाई करने के लिए, और वर्क यू नो पर यूनिट टाइम। ओके, सो यू कैन कैलकुलेट, सॉरी, सो पावर हम जानते हैं, पावर होता है जो यहाँ पे वर्क कर रहे हो आप पर यूनिट टाइम, है ना, जो पावर यू नो सप्लाई की जा रही है बैटरी के थ्रू। अगर मुझे वर्क निकाले तो वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, जो कि डिसिपेशन फॉर्म में हमें कैलकुलेट करना है। तो हीट हम निकाल सकते हैं P इंटू टी से। ओके, हीट हम निकाल सकते हैं P इंटू टी से। तो हीट बन जाएगी आपकी, अगर आप P की वैल्यू I के टर्म्स में पुट करोगे तो आई स्क्वायर आर टी, और हीट जो डिसिपेट हो रही है अगर आप इसके टर्म्स में पुट कर रहे हैं तो दैट इज V स्क्वायर। ओके, और P की वैल्यू में पुट कर रहा हूं V स्क्वायर T बाय R। ठीक है, आई थिंक सो, ये आप याद रख सकते हैं, आई स्क्वायर आर टी और V स्क्वायर बाय R इंटू टी। इस फॉर्मूले को भी आप याद रखेंगे जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, सो सिंपली आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं यार। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने कैसे कैलकुलेशन करनी है, दिस इज इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना चाहिए। अब जल्दी से मैं आपके कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसमें ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाने के चांस होते हैं, उसकी डिस्कशन कर लेता हूं। व्हाट इज दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ बल्ब, है ना। बल्ब्स का जो कॉन्सेप्ट होता है
बल्ब जो होते हैं हम यूज करते हैं बल्ब, ठीक है, उनका जो कॉन्सेप्ट होता है उसको कैसे डील करें, क्योंकि इससे जो क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली बल्ब से रिलेटेड ही आते हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस। तो यार अगर हम ध्यान से देखें, एक बल्ब है हमारे पास, सपोज करो लेट्स सी वी हैव अ बल्ब, ठीक है, हमारे पास एक बल्ब है, लेट्स सी, ठीक है, हमने एक बल्ब ले लिया इस तरीके से, आपको पता है लेट्स सी ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। तो आपने देखा होगा बल्ब के ऊपर एक रीडिंग लिखी होती है, जैसे समथिंग लाइक दैट, मैंने लिख दिया 220 वोल्ट एंड मैंने यहाँ पे लिख दिया 60 वोल्ट, ऐसे ले लेते हैं जनरली, ओके, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, सेट कर सकते हो। तो उसने बोला एक बल्ब है और उस बल्ब के ऊपर रीडिंग लिखी है 220 वोल्ट 60 वोल्ट। ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि जो इस बल्ब के ऊपर ये रेटिंग लिखी होती है, एक तो उसको बोलते हैं रेटेड वैल्यूज, है ना, दीज आर द रेटेड वैल्यूज। बहुत ध्यान से फोकस करना, ठीक है। रेटेड वैल्यूज का मीनिंग क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग जो बल्ब की गई होती है, जिस कंपनी इसको बनाया है, जिस कंट्री में बनाया है, उस कंट्री में 220 वोल्ट मैक्सिमम वोल्टेज पे ये काम कर सकता है, इससे ज्यादा पे नहीं कर पाएगा, इससे ज्यादा पे ये हो सकता है फ्यूज हो जाए, और इतनी वोल्टेज पे ये इतनी एनर्जी कंजप्शन करेगा, इतनी पावर कंज्यूम कर लेगा। ध्यान से समझना, अगर आप इसको मैक्सिमम वोल्टेज 220 दोगे तो इतनी एनर्जी, देखो ये वॉट है, वॉट इज द पावर, यूनिट ऑफ पावर, एंड वोल्ट है, दैट इज द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। सो इतनी पावर ये कंजप्शन कर सकता है इतनी सप्लाइड पे, अगर इससे ज्यादा दोगे तो ये फ्यूज हो जाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग जब की जाती है किसी भी चीज की, तो उसको उसकी रेटिंग डाली गई है, बता दिया गया भाई इससे ज्यादा मत देना, फ्यूज हो जाएगा। आपने देखा होगा जनरली, यू नो, फ्यूज होते हुए भी, ओके। सो ये इसका मीनिंग होता है। तो सर इससे करेंगे क्या भाई, इस रेटिंग वैल्यू से, इन रेटिंग वैल्यू से हम इस एलिमेंट का, ये जो भी है ना, इसका एक रेजिस्टेंस होगा ना, क्योंकि विदाउट रेजिस्टेंस तो हम करंट फ्लो नहीं करा सकते, तो वो रेजिस्टेंस निकालते हैं। बेसिकली वी हैव टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, इस एलिमेंट का रेजिस्टेंस निकालने के लिए इनका यूज होगा, और इसमें वोल्टेज और वॉट है, आप देख सकते हो, वोल्टेज एंड वॉट का मतलब हो गया आपके पास V है और P है, इस वाले एक्सप्रेशन का आप यूज करोगे R निकालने के लिए, तो R आ जाएगा आपके पास V स्क्वायर, जो रेटिंग वोल्टेज है, ओवर, है ना, पावर, जो रेटिंग पावर है, तो V कितना है आपके पास, व्हाटएवर जो भी दे रखा है 220 का स्क्वायर, और डिवाइड बाय जो पावर है दैट इज 60। बस ध्यान ही रखना है कि रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब निकालने के लिए इस पे रीडिंग जो लिखी हुई है उसी का यूज करना होता है, वो उसका मीनिंग है। और अलग अलग कंट्री के अकॉर्डिंग अलग अलग रेटिंग होती है, वहां की मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो अलग अलग रेटिंग के अकॉर्डिंग हो सकती है, कंट्री पे डिपेंड करता है कहां पे किस तरीके की रेटिंग वहां पे डिजाइन की है। जैसे इंडिया में 220 वोल्ट पे पावर सप्लाई करी जाती है जनरली, ओके। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ओके। तो यार ये इंपॉर्टेंट है बल्ब के लिए, बस इतना सा आप याद रखेंगे तो मजा आएगा। फिर हम इसके कौन बल्ब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। जैसे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा फ्यूज हो जाएगा पहले, कौन सा नहीं होगा, है ना, इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो बहुत इजीली आप कर सकते हैं। पहले लॉजिक समझ लो, ठीक है। अब क्या होगा सर, अगर इस बल्ब को समझो आप, अगर इस बल्ब को मैं ऐसे समझो आप, अगर इस बल्ब को मैं, जैसे ये बल्ब था, चलो इसकी रेटिंग की बात हमने कर ली, किसी एक्सटर्नल सोर्स से हम इसको जब सप्लाई करेंगे, बैटरी से मैं कनेक्ट कर दूं जो उसको पावर सप्लाई करेगा, तो इसको बोलेंगे, जो वोल्टेज हम याद रखेंगे सप्लाइड वोल्टेज, ध्यान से समझना, जो सप्लाइड वोल्टेज, इसकी खुद की पावर कितनी है होगी, मैं लिखूंगा P रेटिंग और V रेटिंग, है ना, रेटिंग जो रेटेड वोल्टेज है उनकी रेटेड पावर है, ये कितनी सप्लाई करेगा उसको हम लिखेंगे PS। दोनों डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है रोज, ठीक है, आप समझना बड़े ध्यान से। तो यार सर इन दोनों की हेल्प से क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, है ना, ऑब्वियसली रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। तो आप कंपेयर भी कर सकते हो कि यू नो इसने बैटरी में इसको कितनी पावर सप्लाई की और ये कितनी कंजप्शन यहाँ पे कर रहा है, आप देख सकते हो PR कर रहा होगा जो भी यहाँ पे होगी, ठीक है। तो अगर उसने बोला इफ सप्लाइड वोल्टेज इज ग्रेटर देन द रेटेड वोल्टेज, है ना, जो उस पे ऑलरेडी लिखी हुई है, तो पक्का बल्ब में गेट फ्यूज्ड, तो ये फ्यूज हो सकता है, इसकी फ्यूजिंग कंडीशन यहाँ पे बन सकती है। इस बात की आप ध्यान रखेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। सो इस तरीके से आप इसकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर पावर सप्लाइड आपने कैलकुलेट करनी है, हाउ यू कैन कैलकुलेट कि बैटरी ने कितनी पावर इसको सप्लाई करी, अगर वो निकालनी है तो PS, आपको पता है पावर निकालनी है, बैटरी का वोल्टेज इतना है, ठीक है, बैटरी का वोल्टेज इतना है, ठीक है। अगर मेरे को उसका रेजिस्टेंस मिल जाए तो मजा नहीं आ जाएगा, तो पावर होती है V स्क्वायर बाई R, R लेंगे ऑब्वियसली बल्ब का, लेकिन V लेंगे सप्लाइड जो की है बैटरी का। तो यार यहां से क्वेश्चन जेईई में जरूर आता है, छोटा प्यारा सा क्वेश्चन है, 10th क्लास में भी किया है भाई, वही जेईई में यहाँ पे भी पूछा जा रहा है, टेंशन है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने हैं, ठीक है। तो यार VS आपको गिवन होगा, दिस इज गिवन, ओके, दिस इज गिवन,
बैटरी ने कितनी पावर सप्लाई की, यू हैव टू कैलकुलेट। ये मिसिंग है निकाल दो ना यार, अभी तो निकाला मैंने, ये कहां से निकालोगे, ये वाला देखो, ये वाला, ठीक है। सो जो रेटिंग वैल्यूज दे रखी है बल्ब की, यू जस्ट पुट हियर, तो पीएस कितना आ जाएगा, वीएस ओवर, यहां आएगा वी आर का स्क्वायर और पी आर ऊपर जाएगा, ठीक है, इसका भी स्क्वायर है इनटू पी आर। तो आप ऐसे तो लिख सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्मूला सा नहीं बन गया, वीएस सप्लाइड वोल्टेज ओवर रेटेड वोल्टेज का होल स्क्वायर इनटू रेटेड पावर। दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला। डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो क्वेश्चन करने के लिए, जेईई में क्वेश्चन आ चुके हैं, अपने आप जाके सॉल्व करना, हो जाएंगे, मुझे जरूरत नहीं होनी चाहिए सॉल्व कराने की, डायरेक्ट एक्सप्रेशन यूज कर लेना। एक बल्ब दे रखा होगा, उस पर रेटिंग वैल्यूज दे रखी होगी, सप्लाइड वोल्टेज दे रखा होगा, आपसे पूछेगा बताओ बैटरी ने कितनी पावर सप्लाई करी है, इससे आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट। ओके, अब बात करते हैं कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट की, जो ये कॉन्सेप्ट है मेनली जहां पे यूज किया जा रहा है। भाई इसमें एडवांस में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं, आप ध्यान रखेंगे इन चीजों का, ये कब यूज करना है आप ध्यान रखेंगे इन चीजों का, और मेन कंसेप्ट क्या है उसका भी आप ध्यान रखेंगे। अब मैं बात करने वाला हूं सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग की। हो सकता है 2-3 बल्ब सीरीज में कनेक्ट कर दियो, हो सकता है 2-3 बल्ब पैरेलल में कनेक्ट कर दियो, हो सकता है कुछ बल्ब सीरीज में कुछ पैरेलल में कनेक्ट कर दियो, मिक्स कॉम्बिनेशन बना दिया हो, ऐसे ही तो क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। अब यार जल्दी से बात कर लेते हैं इनके सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स कॉम्बिनेशन पे जो क्वेश्चन आते हो, मैं क्वेश्चन के थ्रू ही आपको बताऊंगा। जल्दी से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं, डेफिनेटली आप क्वेश्चन करके आ जाओगे यार, बस आप ध्यान रखना कि बढ़िया से रिवाइज करके जाना है। ओके, तो अगर मैंने 2 बल्ब लिए, वैसे आप बहुत सारे ले सकते हो, टेंशन नहीं है, बट कॉन्सेप्ट समझना है तो जल्दी से हम 2-2 लेके चल लेते हैं, ठीक है। इसने बोला 2 बल्ब है, दोनों सीरीज में, यू कैन सी नाउ, ये जो बैटरी है जो सप्लाइड वोल्टेज है इनको करंट सप्लाई करेगी, इस पे जाएगी, इस पे जाएगी। बल्ब 1 उसका रेजिस्टेंस R1 है, बल्ब 2 उसका रेजिस्टेंस R2 है। मतलब सर रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, कैसे पता होगा भाई, इसकी रेटिंग गिवन होगी। सपोज करो उसकी 220 वोल्ट दे रखी है और 60 वोल्ट दे रखी है, ठीक है, ऐसे समझो, इसकी 220 वोल्ट दे रखी है, जनरली रेटिंग दोनों की सेम दे रखी है, जो वोल्टेज है, और वोल्ट जो दे रखी है वो दे रखी है, लेट्स सी इसकी दे रखी है आपकी 100 वोल्ट, है ना, इसकी 100 वोल्ट दी थी, समथिंग लाइक दैट, यू जस्ट अंडरस्टैंड। अब आपसे क्या पूछा जाएगा कि बताओ इस सीरीज कॉम्बिनेशन में, दिस इज योर सीरीज कॉम्बिनेशन, इनकी पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या होगी, सीरीज कॉम्बिनेशन में पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या होगी। भाई सीरीज में क्या होता है, इनवर्सली ऐड होते हैं, ध्यान रखना आप। तो सीरीज में आप क्या करोगे, 1/P1 प्लस 1/P2, इसकी निकाल लेना, जो रेटिंग होगी इसकी निकाल लेना, यही से निकाल लेना डायरेक्ट यार, ओके। और ऐसे अगर और भी होंगे तो आप यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप कर सकते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। सिमिलरली अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखोगे तो पैरेलल में क्या है भाई, आपको पता है यहाँ से करंट डिवाइड हो रही है, आप देखो इसमें करंट जाएगी I2 और इसमें करंट जाएगी I1, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल में है, तो इनके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो तो सेम ही होने वाला है, जो भी रेटिंग इनकी वोल्टेज दे रखी होगी सेम होगा, यहाँ पे सेम ही जाने वाला है, ओके। इसका मतलब रेजिस्टेंस किससे डिफर करेगा, इसका वोल्टेज सेम हो गया, व्हाटएवर जो भी गिवन होगा, मैं बोल रहा हूँ आपको, यहाँ पे वोल्ट लेट्स से 60 वोल्ट दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है आपको कुछ भी मान सकते हो, दैट इज 25 वोल्ट, समथिंग लाइक दैट, ओके। तो यार इनकी वॉट अलग अलग है, इसलिए रेजिस्टेंस डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि V तो चलो सेम है, आप ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ दोनों में करंट सेम थी, यहाँ दोनों में करंट सेम थी, तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब ये पावर इसको सप्लाई करेगा तो करंट सेम है, I क्या है दोनों में सेम, तो इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, I²R, जो वैल्यू सेम है उसी के अकॉर्डिंग करना है। अब देखो ये तो हो गई सेम, अब जो इसमें पावर सप्लाइड होगी वो किस पे डिपेंड कर रही है, R पे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा बल्ब पहले फ्यूज हो जाएगा, है ना, कौन सा बल्ब पहले फ्यूज होगा, ओके। ये आपसे ध्यान से पूछा जाएगा किसको ज्यादा पावर सप्लाई कर दी जाएगी, ओके। सो चूंकि यहाँ पे पावर जो है वो उसकी रेजिस्टेंस और बल्ब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, इसको कंपेयर कर लेंगे। कैसे करेंगे सर, इसका अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो रेजिस्टेंस क्या बनेगा आपके पास, आपको पता है V²/P, तो इसका V कितना है, V है इसका 220, अच्छा V तो दोनों का सेम है, इसका स्क्वायर/60, तो देखो V तो दोनों का सेम है, अगर मैं इसका रेजिस्टेंस निकालूं R2 तो 220 का स्क्वायर बना और इसकी 100 है। अब आप ध्यान से देखो ये वैल्यू तो सेम हो गई, ओके। ये वाली वैल्यू को कंपेयर करो इस वाली को, ये ज्यादा है इसलिए इसका ये ज्यादा है तो ये कम हो जाएगा, इसके कंपैरेटिवली ये कम है, इसका रेजिस्टेंस इसके कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, मतलब R1 इज ग्रेटर देन R2। मतलब सर आप डायरेक्ट क्या कहना चाहते हो, मैं ये कहना चाहता हूं जिसकी वॉट ज्यादा होगी सीरीज में, है ना, आप ध्यान से देखो, जब सीरीज में कंपेयर करोगे जिसकी वॉट ज्यादा है ऑब्वियसली उसका रेजिस्टेंस कम होगा, यानी जिसकी पावर ज्यादा होगी, जैसे बल्ब 2 की पावर ज्यादा है और बल्ब 1 की पावर क्या है, कम है। डायरेक्ट देख के बता सकते हो, निकालने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि वोल्टेज दोनों का सेम ही है। तो यार इसकी पावर ज्यादा है, आप देख सकते हो, इसकी कम है, और यहां से आप क्लियर देख सकते हो, यहाँ पे जिसकी पावर ज्यादा है यानी R1 इज ग्रेटर देन क्या, R2, यू कैन सी नाउ R1, आप कंपेयर कर सकते हो आप दोनों को इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो पहले वाले का रेजिस्टेंस जिसकी कम है ज्यादा होगा, दूसरे वाले का रेजिस्टेंस जिसकी पावर रेटिंग
जो गिवन है आपको वो ज्यादा है, उसका रेजिस्टेंस कम होगा। आप यहां से क्लियरली बता सकते हैं कौन सा पहले फ्यूज हो जाएगा। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें पावर का जो कंजप्शन होगा बहुत ज्यादा होने वाला है, वो जल्दी से फ्यूज हो जाएगा, ये जल्दी से ब्राइटनेस शो करेगा, है ना, मोर ब्राइट आपको नजर आएगा एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इसमें से किसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी। तो ऑब्वियसली जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा, उसकी पावर ज्यादा, तो उसकी ब्राइटनेस भी ज्यादा होगी। उसकी जो ब्राइटनेस होगी दोस्तों वो भी ज्यादा होगी, मोर ब्राइटनेस। दिस विल शो मोर ब्राइटनेस। जब फ्यूज होता है बल्ब को आपने देखा होगा ज्यादा ब्राइट हो जाता है, फिर अचानक फ्यूज होता है। ओके, तो ध्यान रखना है सीरीज कॉम्बिनेशन में जब भी हम बात करेंगे करंट सेम हो जाती है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, तो R निकाल लो, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा, उसकी पावर ज्यादा, उसकी ब्राइटनेस ज्यादा, वो जल्दी फ्यूज होगा। इतना याद रख सकते हो सिंपली इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके गाइस, अब बात करते हैं यार इसमें आप खुद देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो क्या सेम है, अप्लाइड वोल्टेज सेम हो गया, अब दोनों का करंट अलग अलग हो गई, मतलब जो सेम है तो उसकी बात करेंगे तो ये सेम है, यानी V क्या बन गया, सेम। तो V अगर सेम हो गया तो पावर का कौन सा फॉर्मूला जिसमें V होता है V²/R, तो ये तो हो गया सेम। तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। उत्तरी जिसका की बार रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी पावर कंजप्शन कम होने वाली है, मतलब वो कम ब्राइटनेस शो करेगा। यानी डायरेक्टली आप देख के बता सकते हो। यहां से अगर मैं ध्यान से देखूं V तो दोनों का सेम ही आ रहा है, ये 25 वोल्ट है, ठीक है। अगर मैं इसका रेजिस्टेंस निकालूं R1 तो क्या आएगा, देखो V सेम है डिवाइड बाय 60। इसका कितना आएगा, R2 का कितना आएगा, निकाल सकते हो यार। R2 कितना आएगा, V सेम है डिवाइड बाय 25। तो देखो जिसकी कम है उसका रेजिस्टेंस, जिसकी वॉट कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसकी ज्यादा इसका कम होगा। तो R2 हियर इज ग्रेटर देन R1, यू कैन चेक इट आउट। यहाँ पे R2 ज्यादा है, मतलब पैरेलल में क्या है, उल्टा हो गया, जिसकी पावर रेटिंग कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, और आप देख सकते हो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी पावर कम हो जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल इसका जस्ट रिवर्स है, आप इस बात का ख्याल रखेंगे। मतलब सर आप क्या कहना चाह रहे हो, मैं कहना चाह रहा हूं इसमें डायरेक्ट ही हो गया कि अगर इसकी पावर ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, तो इसकी जो कंजप्शन होगा, ब्राइटनेस होगी, वो ज्यादा होगी। सो मोर पावर मोर ब्राइटनेस, लेस पावर मोर ब्राइटनेस। तो सीरीज के लिए आपने क्या याद रखना, लेस पावर रेटिंग, जिसकी कम पावर रेटिंग होगी दैट विल ब्राइट मोर ब्राइटनेस, है ना, इसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी, आप क्लियरली देख सकते हैं। और यहां पे क्या है, यहां पे जिसकी पावर रेटिंग ज्यादा है, यानी यू हैव टू रिमेंबर मोर पावर रेटिंग मींस मोर ब्राइटनेस। डायरेक्टली रिलेशनशिप यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे जिसकी पावर ज्यादा हो, क्योंकि V सेम है, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम डील करेंगे V²/R से, सीरीज कॉम्बिनेशन को हम डील करेंगे I²×R वाले कंसेप्ट से। आप ध्यान से बस इस चीज को समझ के जाएंगे, क्वेश्चन आपके डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन आते हैं जल्दी से, मेरे ख्याल से अब आप सॉल्व कर सकते हो। एक दो एग्जांपल लेके मैं आपको बता देता हूं किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब जल्दी से आपको यार कुछ क्वेश्चंस में डिस्कस कर लेता हूं, जिससे फंडामेंटल कांसेप्ट आपके बढ़िया से क्लियर हो जाए और उसके क्वेश्चंस हर टाइप का आप सॉल्व करके आ सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस आपने करनी है यार, ये भी चेक करना है प्रीवियस ईयरली किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे आ सकते हैं। ओके लेट्स सी। तो यार सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पे, क्लियरली आप देख सकते हो। क्वेश्चन में उसने बोला है कि एक अरेंजमेंट है, क्वेश्चन नंबर 1 एक अरेंजमेंट है। उसने बोला ऑल बल्ब्स आर आइडेंटिकल, बस इस पे फोकस करो कि सारे के सारे जो बल्ब्स है वो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब रेजिस्टेंस सबका क्या हो गया, सेम। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि सबका रेजिस्टेंस क्या है, सेम, ठीक है, फिर आपसे बात कर रहा है कौन सा ज्यादा ब्राइट करेगा, किसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी, तो कर लेंगे ना, टेंशन नहीं है। सो हाउ टू प्रोसीड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। पहले बैटरी देखो कितनी करंट सप्लाई करी, लेट्स सी आई कर रही है, वो करंट डायरेक्ट इसमें गई 1 फर्स्ट बल्ब में, फिर वो करंट यहाँ पे आएगी, ध्यान से समझना। उसके दो रास्ते आ रहे हैं, कुछ करंट दे जाएगी I1, कुछ करंट दे जाएगी I2, ध्यान से समझेंगे। ये इसमें सेम रहेगी I1, ठीक है, I1 इसमें सेम रहेगी, यहां से आएगी, इधर से आएगी I2, दोनों मिलकर इधर चले जाएगी, यानी I फिर से इसमें जाएगी। यानी अगर आप ध्यान से देखो हाउ मेनी नंबर ऑफ बल्ब्स इज देयर, 1 2 3 4 5 बल्ब है। वो बोल रहा है कौन सा बल्ब सबसे ज्यादा ब्राइटनेस शो करेगा। तो मैंने देखा है बैटरी जो यहाँ पे सप्लाई कर रही है करंट, वो इसमें और इसमें एक ही करंट है, ये तो क्लियर है। तो फिर मैंने देखा रेजिस्टेंस सबके सेम है। अगर मैं इस वाले ऊपर वाले सर्किट का रेजिस्टेंस देखूं, इसमें दो बल्ब हैं और दोनों सीरीज में है, तो इनका रेजिस्टेंस क्या हो गया, और 2R, ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो गया 2R। मतलब इसमें जो करंट जाएगी, क्योंकि ऊपर वाली ब्रांच में ज्यादा रेजिस्टेंस है, कम जाएगी, यानी यहाँ पे I2 इज ग्रेटर देन I1। अगर आप ध्यान से देखो ये जो करंट है नीचे, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस R है, इसमें 2R है, तो इसमें करंट ज्यादा होगी, नीचे वाले में क्योंकि कम रेजिस्टेंस है इसमें ज्यादा होगी। मतलब कंपैरेटिवली अगर आप ध्यान से देखो, क्योंकि R सेम है,
क्वेश्चन में क्लियर बोला है आर सेम है तो पी इक्वल टू मैंने आपको बताया था स्क्वायर आर यूज करना है, क्योंकि जो सेम है उसी के अकॉर्डिंग आप यूज करेंगे। आप करंट सप्लाई कर रहे हो, वोल्टेज की बात ही नहीं करी है। सो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। तो यहां से क्लियर आप देख सकते हो, जिसकी करंट ज्यादा उसकी पावर कंजप्शन ज्यादा, मतलब वो ज्यादा ब्राइटनेस यहाँ पे शो करने वाला है। तो सबसे ज्यादा करंट किस में जाएगी? डायरेक्ट बैटरी से 1 में जाएगी और 5 में जाएगी। उसके बाद यानी सबसे ज्यादा ब्राइटनेस कितनी होगी? ब्राइटनेस 1 और 5 की सबसे ज्यादा होगी। आप देख सकते हो इसकी सबसे ज्यादा होगी। विच विल ब्राइट मोर 1 and 5, ये आंसर हो गया इसका। बट अगर और भी आपसे ऑप्शन बनाता है कि ऑर्डर बनाओ भाई ब्राइटनेस के अकॉर्डिंग, तो आप देख सकते हो यहाँ पे I2 ज्यादा है I1, इसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी यानी इन दोनों की इससे ज्यादा होगी, यानी ब्राइटनेस ऑफ 4, और सबसे कम होगी ब्राइटनेस आप देख सकते हो यहाँ पे दैट इज द बल्ब ऑफ 2, और वही सेम होगी बल्ब ऑफ 3 की। तो दिस इज द ऑर्डर हाउ यू कैन सोल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। आराम से आप कर सकते हो। मैंने क्या किया, इसमें करंट सप्लाई करी, फिर देखा क्या चीज सेम है। तो दो फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, या तो V स्क्वायर बाई आर, ओके। सो यहाँ पे मेन क्या है, करंट सप्लाई कर रहे तो करंट के अकॉर्डिंग हमने डील कर लेगा। वोल्टेज होता है तो वोल्टेज के अकॉर्डिंग डील करते हैं, क्योंकि यहाँ बैटरी से करंट सप्लाई हम इजीली कर सकते हैं, वही हमें यहाँ गिवन है। तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया और हमने देखा सेम ही है, तो पी आई पे डिपेंड कर रही है, आई को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। इसी तरीके से करना है। एक और बताता हूँ आपको और लॉजिक समझ में आएगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आईआईटी में आ चुके हैं, और जेईई मेंस में भी सेम ही रिपीट होके आ चुका है। ओके, सेम ही 2 बार तो ऑलरेडी आ चुका है। कंसेप्ट इसके थ्रू हम समझ लेते हैं कि है क्या। देखो इस क्वेश्चन में उसने पूछा है, ये पहला सर्किट है, दिस इज योर फर्स्ट सर्किट, दिस इज योर सेकंड सर्किट अरेंजमेंट एंड दिस इज योर थर्ड अरेंजमेंट। ये बोल रहा है कि ये जो बैटरी यहाँ पे लगी है, ये यहाँ पे पावर सप्लाई करती है सर्किट को P1, मतलब इसमें जो पावर डिसिपेटेड है वो P1 है, और यहाँ पे जो पावर डिसिपेशन हो रहा है इस बैटरी के थ्रू सर्किट को वो P2 है। यहाँ पे जो पावर डिसिपेशन इस सर्किट को किया जा रहा है इस अरेंजमेंट में P3 है। तो बताओ P1 P2 P3 में अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग क्या रिलेशन है, कौन ज्यादा है कौन कम है, ऑर्डर बनाओ। ओके, ध्यान से समझना। अब देखो इसमें क्या था भाई, मैंने करंट के अकॉर्डिंग किया क्योंकि यहाँ वोल्टेज डिफाइंड नहीं था। इसमें क्या है, ध्यान से देखो, अगर आप इस सर्किट को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तुरंत हो जाएगा क्वेश्चन, तुरंत फटाक से। कैसे सर? इसमें जो बैटरी यूज की गई है उसका वोल्टेज भी 3V है, आई मीन 3 वोल्ट है, इसका भी 3 वोल्ट है, इसका भी 3 वोल्ट है। तो यहाँ वोल्टेज डिफाइन किया गया और सेम है, मतलब इन तीनों नेटवर्क में भी सेम। तो पावर का फॉर्मूला यू हैव टू यूज V स्क्वायर बाई R। ओके, तो यही मेन है। देखो जो 10वीं क्लास में हमने पढ़ा था बचपन में I स्क्वायर R V स्क्वायर बाई R, तो उनमें उन्हीं का यूज हो रहा है, बट यूज कहां पे कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये यूज क्यों करूं, क्योंकि वोल्टेज डिफाइंड है, ये सेम हो गया, यानी P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। खत्म अब कहानी। इसका मतलब सर आप क्या करें, जिसका पावर डिसिपेशन चेक करना उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देख लो, जिस नेटवर्क में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी पावर डिसिपेशन कम होगी, और वो तो आप कर ही सकते हो। अगर आप इस नेटवर्क को ध्यान से देखो, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है ये बैलेंस है, जब करंट एंटर करेगी इसमें लग ना सीरीज में पैरेलल, तो बैलेंस्ड है। ये बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट है, ये वाला 1 by 1 1 by 1 1, क्योंकि ये इधर है, तो ये हटा दो, सॉल्व कर लो नेटवर्क। 1 1 2 सीरीज है ना, 2 2 1, इसका तो 1 आएगा, है ना। वैसे इसका देख लेना, वैसे इसका देख लेना, कंपेयर कर लेना, जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा उसकी पावर डिसिपेशन सबसे कम होने वाली है, सबसे कम। ओके, जिसका सबसे कम होगा उसकी ज्यादा होने वाली है। ऑर्डर अपने आप सेट कर सकते हो, टेंशन नहीं। मेरा काम था आपको एक कॉन्सेप्ट बताना और इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। एक लास्ट क्वेश्चन वो डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ, जिससे आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सके। ओके, तो यार आपको क्लियर हुआ होगा फंडा क्या है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने और लिया है आपके लिए। क्वेश्चन इज दैट, यहां से ओके यहां तक ये क्वेश्चन है, मतलब ये आप ध्यान, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी देखे गए एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसने बोला एक सर्किट है, मैंने बोला ठीक है। उसने बोला यहां से कोई करंट आ रही है और यहां से एंटर करती है और इससे बाहर हो जाती है, हमने बोला ठीक है। अब ये करंट डिवाइड हो गई, कुछ करंट इधर गई, देख लो आप, लेट्स सी I1, कुछ करंट इधर गई होगी, लेट्स सी I2। उसने बोला इफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय 5 ओम इज 10 कैलोरी पर सेकंड। इस नेटवर्क में क्वेश्चन में ये गिवन है, अगर 5 ओम में हीट जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, इस वाले ओम में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो है 10 कैलोरी पर सेकंड, और कैलोरी पर सेकंड का मतलब ये पावर रेटिंग दे दी, उसकी पावर दे दी 10, 5 वाले की 10 कैलोरी पर सेकंड है ना। देखो कैलोरी पर एनर्जी पर यूनिट टाइम, दैट इज द पावर, ऑब्वियसली दैट इज द पावर। तो ये पावर इसकी आपको दे रखी है। आपसे पूछा गया 4 या 6 में, किसी में पूछेगा क्योंकि इसकी दे दी है, या तो इसकी पूछ लेगा या इसकी पूछ लेगा। यहां पूछा है कि 4 में बताओ, 4 में कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही होगी, 4 में कितनी हीट जनरेट हो रही होगी, या 6 में कितनी हो रही होगी, किसी में पूछ सकता है, ठीक है। यहां 4 में लिख लो या 6 में लिख लो, आपकी मर्जी है, आप निकाल सकते हो, ठीक है।
अब कैसे करोगे, अब देखो कैसे करोगे यार, इसमें कितनी हीट क्रिएट हो रही है उसको निकालने के लिए अगर आप ध्यान से देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि अगर आप ध्यान से देखो इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। देखो भाई, इसमें I1 जो जाएगी वो इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी, यानी अगर मेरे को I1 मिल जाए, रेजिस्टेंस तो उसका पहले से मेरे को पता है, तो मेरे को उसमें पावर जनरेटेड इसमें मेरे को कैलकुलेट करनी है कि क्या होने वाली है, करंट दोनों में सेम जा रही है। बट चूंकि कुछ भी नॉन नहीं है, बट इसमें कितनी हीट जनरेट हो रही है 10 कैलोरी पर सेकंड, तो इसकी हेल्प से इसका वोल्टेज आ जाएगा, क्योंकि पावर दे रखी है, रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज पता चल जाएगा। कम ऑन, वोल्टेज क्या होता था V²/R, तो 5 वाले का पावर दे रखा है 10, 5 वाले का वोल्टेज अगर मैं निकालूं, रेजिस्टेंस है उसका 5, तो आपको क्लियर दिख रहा है 5 वाले का वोल्टेज आ गया 50, यानी V5 आपका आ गया √50, अगर आप ध्यान से चेक करो, ठीक है, अगर आप ध्यान से चेक करो। अब इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो दोस्तों, इसकी हेल्प से क्या कर सकते हो आप चेक करो, यानी इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है वो √50 आ रहा है, और ये ब्रांच इसके साथ पैरेलल में है, मतलब यू जस्ट रीड्रॉ द सर्किट, यू जस्ट रीड्रॉ द सर्किट, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आया है ये आया √50, ओके, यहां इन दो पॉइंट के टर्मिनल के अक्रॉस, मतलब ये वोल्टेज आ गया, तो ये पैरेलल में आप, अब आपको याद आ गया होगा सिस्टम क्या है, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में और उनके अक्रॉस टोटल वोल्टेज पता है, तो भाई इसका वोल्टेज निकाला जा सकता है ना। अगर मैं इसका वोल्टेज निकालूं, दोनों में करंट सेम है, सो करंट सेम है, तो इसका वोल्टेज आएगा 4 वाले का टोटल वोल्टेज, फॉर्मूला बताया ना सबको, टोटल वोल्टेज, और चूंकि ये प्रोपोर्शनैलिटी में होगा क्योंकि करंट सेम है, तो आप जब V निकालोगे IR, R पे डिपेंड करेगा डायरेक्ट, तो इसका रेजिस्टेंस है 4 और डिवाइड में दोनों का सम 4 + 6, तो भाई V कितना आ गया इसका, ये रहा √50 × 4/10, तो ये आ जाएगा आपका 5, यानी 2 √50 एंड दिस इज बाय 5, यू कैन राइट। सो 4 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है 2 √50 डिवाइड बाय 5, इतना वोल्टेज ड्रॉप आपने 4 के अकॉर्डिंग अक्रॉस कैलकुलेट कर लिया है, और अगर उसका वोल्टेज मिल गया तो उसमें कितनी हीट जनरेट हो रही है पर सेकंड, यूज करो ना फॉर्मूला, रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज निकाल सकते हो, तो अब तो क्वेश्चन हो ही जाएगा। अब करना क्या है सर, अब सिंपली यू कैन सॉल्व। नाउ सी 4 में कितनी पावर जनरेट हुई, 4 वाले में V²/R, 4 वाले का 4 वाले का, ठीक है, तो V कितना आया, V आया आपका 2 √50 और इसका होल स्क्वायर भी तो है, और डिवाइड में 5, तो 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है, और 4 इसका रेजिस्टेंस है ये R, तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई करो, तो व्हाट इज दैट, P4 आपके पास आ गया। इसमें कितनी हीट जनरेट हो रही है, दिस इज 4 से 4 कैंसिल, यहां से स्क्वायर 50 का रूट हट जाएगा, 50 यानी 2, दिस इज 2 कैलोरी पर सेकंड। आप चेक करो 2 कैलोरी। एक वे ये हो सकता है, इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है इसको करने का, जो आपको अच्छा लगे उसी तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बस आपको समझ आना चाहिए कि किस तरीके से अप्रोच करना है। मैं आपको बस ये सिखाने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे कि हाउ टू यूज I²R, हाउ टू यूज V²/R, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इसकी बैकबोन है। बहुत बेहतरीन तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब लास्ट कंसेप्ट की तरफ हम चलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके डियर स्टूडेंट, अब बात कर लेते हैं यार इसके लास्ट एंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, दैट इज द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, द मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, जो मेन पे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, मैं उन्हीं की यहाँ पे डिस्कशन करूंगा। एंड आपका ऑब्वियसली एमीटर एंड वोल्टमीटर, जो गैल्वेनोमीटर की हेल्प से जिनको बनाया जाता है। ओके जल्दी से बातें कर लेते हैं यार, जल्दी से इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ओके तो यार सबसे पहले बात करते हैं मीटर ब्रिज की। ये 3 इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं कि डेफिनेटली तीनों में से या तो 2 क्वेश्चन आते हैं या एक आता है, मतलब ये मान के चलो इस पर्टिकुलर पार्ट से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलने वाला, पूरी इलेक्ट्रिसिटी से अलग, इन तीनों से अलग। ओके क्योंकि ये प्रैक्टिकल फिजिक्स में काउंट होंगे, सो दैट्स व्हाई इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले मीटर ब्रिज की। सर मीटर ब्रिज यूज किस लिए होता है, जल्दी जल्दी मैं आपसे शेयर कर लेता हूं, अदरवाइज इसके जो मेन फंडामेंटल कांसेप्ट है उसको यूज करते हैं कि आप क्वेश्चन कैसे करोगे। आजकल आपको देखा जा रहा है कि क्वेश्चन जरूर आ रहा है। ठीक है, सो यार मीटर ब्रिज बेसिकली यूज किया जाता है टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस। बस आप ये याद रखिए, क्या करने के लिए, अननोन रेजिस्टेंस के लिए इसका यूज किया जाता है। कोई एक अननोन रेजिस्टेंस होगा पूरे अरेंजमेंट में, उसको कैलकुलेट करना होगा, और ये काम करता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे। ठीक है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल कंडीशन पे काम करने वाला है। तो करना क्या है, देखो इस तरीके का अरेंजमेंट गिवन होगा, या तो मीटर ब्रिज का नाम यूज करेगा, डायग्राम नहीं देगा, या फिर डायग्राम दे देगा, आपको बता देगा कि ये मीटर ब्रिज का सेटअप है। ठीक है, लेट्स उसने बोला कि ये अननोन रेजिस्टेंस है, और ये जो रेजिस्टेंस है इधर, ये एक नॉन रेजिस्टेंस होता है, दिस इज योर नॉन रेजिस्टेंस। एक्चुअली रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, उसका रेजिस्टेंस यहाँ पे नॉन होएगा, और एक रेजिस्टेंस हम यहाँ पे एडिशनली ऐड करेंगे जिसको हम अननोन रेजिस्टेंस का नाम देंगे। लेट्स सी ये हमारे लिए अननोन है,
ये वाला रेजिस्टेंस, ठीक है, इस तरीके से मान लो। तो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस बट एट बैलेंस्ड कंडीशन। ओके, बैलेंस्ड मीटर ब्रिज कंडीशन क्या होती है, आप ध्यान से देखो, ए और बी के बीच में एक वायर कनेक्ट किया गया है, एक पूरा ए बी वायर जिसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर। ध्यान से समझना, यहाँ पे ए बी जो वायर है वो 100 सेंटीमीटर लेंथ का होता है। फिर आप सी और डी, सी पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हो, क्योंकि गैल्वेनोमीटर की जो निडल होती है वो यहाँ डिफ्लेक्शन शो करती है। जैसे उसके जे को, जो कि कोर्स के इस वायर पे कहीं भी आप टच करते हो तो ये डिफ्लेक्ट होती है। अगर ये डिफ्लेक्ट होना बंद हो जाए, मतलब नल डिफ्लेक्शन, मतलब इसमें जो करंट होगी गैल्वेनोमीटर की जो करंट होती है दैट इज जीरो। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जो आ जाती है दैट इज जीरो, मतलब नल डिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब ये पॉइंट और डी पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हो जाते हैं। तो इस कंडीशन पे आप रीडिंग लोगे, जब तक डिफ्लेक्शन जीरो नहीं होगा आप रीडिंग नहीं ले सकते। तो सबसे पहले इसका डिफ्लेक्शन जीरो होना चाहिए, मतलब इसमें करंट जो होगी वो जीरो होनी चाहिए। इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल आ जाता है आपका सेम। ओके, तो उस कंडीशन पे इस पूरे वायर पे, जो कि को इस पूरे वायर पे जहां पे भी टच करोगे उस पॉइंट पे एक नाम दे दिया आपने डी। अब उसकी रीडिंग लेनी है, मतलब उसकी लेंथ देखनी है कि वो कितनी लेंथ का है, वो छोटा सा पार्ट वो देखेंगे। जहां पे इस पूरे वायर का ये ए पॉइंट है, ये बी है, पॉजिटिव टर्मिनल से ए कनेक्ट है, तो भाई रीडिंग यहां से लेनी स्टार्ट करनी है। कैलकुलेशन ए साइड से करेंगे, जो वायर का जो एंड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। एक बात ध्यान रखनी है, अगर ये पूरा 100 सेंटीमीटर का है तो लेट्स सी एल डिस्टेंस अवे, लेट्स सी एल डिस्टेंस अवे आपको टच करने पे जो कि कुछ वायर पे नल डिफ्लेक्शन मिला, तो क्या करोगे आप, आपने पढ़ा था इतने से पार्ट, एक लेंथ है इसकी, कुछ मटेरियल का ही बना हुआ है, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो उसका रेजिस्टेंस हाउ यू कैन कैलकुलेट, आपको पता रेजिस्टेंस होता है रो एल अपॉन ए। बट मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट कंसेप्ट बताऊंगा, जिससे आप क्वेश्चन डायरेक्ट करके आओ, आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत ना पड़े। तो सर फिर ये लेंथ अगर L मानी है तो D से B तक की लेंथ कितनी बची आपकी, 100 माइनस L। तो इस लेंथ के इक्विवेलेंट इसका एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, है ना, इस लेंथ के इक्वल BD के नाम से, और ये हो जाएगा AD के नाम से, और वो इस लेंथ पे डिपेंड करेगा। क्योंकि देखो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, ये आप सबको पता है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, मतलब लेंथ और रेजिस्टेंस का रेशियो मान सकते हैं यहाँ पे। तो आपसे पूछेगा इन दिस कंडीशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, पहला स्ट्रेट क्वेश्चन, बेसिक फंडामेंटल क्या है। तो भाई ध्यान से समझना, जो दो पॉइंट कॉमन पोटेंशियल पे आ चुके हैं उनको अगर मैं ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करूं, तो बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत ही नहीं है बॉस, ठीक है। क्या करोगे आप, तो आपने करना है इस लाइन के लेफ्ट में रेजिस्टेंस उसी की कोरोस्पोंडिंग लेंथ लो इज इक्वल टू इसके, सॉरी लेफ्ट में, और इधर राइट में उसी के रेजिस्टेंस उसी की कोरोस्पोंडिंग लेंथ लो, जो भी है यहां से यहां तक। तो दिस इज योर 100 माइनस एल, एस से लिख देना है, जो भी अननोन होगा अपने आप सॉल्व होके आ जाएगा। यू हैव नो नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला, ओके, यू जस्ट रिमेंबर द कॉन्सेप्ट, है ना। जब ये नल पॉइंट पे आएगा लाइन ड्रॉ करो, उसको मिलाने वाली लेफ्ट में रेशियो रेजिस्टेंस ओवर द लेंथ, रेजिस्टेंस ओवर द लेंथ, पुट इक्वल टू 0, यू विल गेट द फाइनल आंसर डेफिनेटली। बट ये तो इनिशियल एक पर्टिकुलर कंडीशन है कि अगर उसने डायरेक्ट दे दिया कि भाई गैल्वेनोमीटर, भाई आपका मीटर जो है वो बैलेंस कंडीशन में है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, उसमें कोई चेंजेस तो किए उसने अरेंजमेंट बनाने के बाद। अब जो न्यूमेरिकल आएंगे ना, ये तो कांसेप्ट था, वो आएंगे जो इसमें चेंजेस करेगा, वो है ना, कुछ करेगा। कितने टाइप के चेंजेस कर सकते हैं, ध्यान से समझो दोस्तों। अनदर रेजिस्टेंस यहाँ पे पैरेलल में ऐड किया जा रहा है, या फिर बोलेगा उसके साथ सीरीज में ऐड किया जा रहा है, सीरीज में भी बोल सकता है कि सीरीज में ऐड किया जा रहा है। तो यार एक बात बताओ मुझे, अगर मैं इसके साथ एक रेजिस्टेंस पैरेलल में ऐड करूं तो इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो पैरेलल में ऐड करने से आर जो इक्विवेलेंट होगा उस पर्टिकुलर साइड का जिधर रेजिस्टेंस ऐड किया जाएगा वो डिक्रीज करेगा। तो अगर इधर का रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो नल पॉइंट भाई यहां तो नहीं होगा, नल पॉइंट यहां तो नहीं होगा, क्योंकि इस साइड का रेजिस्टेंस कम हो रहा है, तो इस साइड की कोरोस्पोंडिंग लेंथ भी कम होनी चाहिए। तो नल पॉइंट चेंज हो जाएगा, मतलब इस गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन जीरो होने वाला है अब वो इस पॉइंट पे नहीं होगा, क्योंकि आपने इधर का रेजिस्टेंस कम कर दिया तो लेंथ कम करनी पड़ेगी। तो ऑब्वियस है कि जो कि को आपको इधर की बजाय इधर कहीं पे टच करा के देखना पड़ेगा। लेट्स से आपने यहां पे टच कराया तो ये इतना शिफ्ट कर गए, तो ये लेंथ अब आपने नई लेंथ लेनी है, समझना। और इस एंड से ये इतना और इसमें ऐड हो जाएगा, लेट्स सी L1, तो ये L प्लस L1 हो जाएगा। तो नई इक्वेशन आपके पास उसी के अकॉर्डिंगली आप बना लेंगे। कैसे सर, जैसे अगर मैं इसके लिए बनाऊं तो कैसे बनेगी, x ओवर नई लेंथ बनेगी L प्लस L1 इज इक्वल टू, इसके लिए क्या बन जाएगा, मान लिया न्यू रेजिस्टेंस आ गया इसका R डैश, कोई रेजिस्टेंस ऐड करने से और लेंथ कम हो जाएगी इसकी। तो पहले यहां से यहां तक थी 100 माइनस L, L1 और कम हो गई, तो इसमें से L1 आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, 100 माइनस L
माइनस L1, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। ये जो फर्स्ट है और ये सेकंड है, इन दोनों का यूज करके यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। फाइनली जो भी होगा आंसर आ जाएगा। तो अननोन रेजिस्टेंस पूछेगा या आपसे बैलेंस पॉइंट की लोकेशन पूछेगा, बैलेंस पॉइंट की डिस्टेंस पूछेगा कि किस पर्टिकुलर शिफ्टिंग पे ये बैलेंस पॉइंट आपको मिला है, ये पूछ सकता है। या इनिशियल जो उसका बैलेंस पॉइंट था वो कितने डिस्टेंस पे है वो भी पूछ सकता है। अगर वो अननोन हुआ तो नॉर्मली इसमें पूछा जाता है अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। अच्छा सर ठीक है ठीक है, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ तो यार बिल्कुल करना ऐसे ही है, इक्वेशन ऐसी ही बनानी है। पहली तो यही रहेगी, चेंज करने के बाद ये हो गया आफ्टर चेंज। ओके, अगर इधर आपको सीरीज में कनेक्ट कर दो, आप खुद देखो, अगर मैं यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट कर दूं उसके साथ सीरीज में, तो R एक और R कर दो 2R हो जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उस साइड का इंक्रीज करेगा तो उस साइड की लेंथ भी इंक्रीज करेगी। तो अब ये जो कि पहले यहां था, ये इधर शिफ्ट ना करके इधर कहीं शिफ्ट करेगा, तो वो एक्स्ट्रा लेंथ ले लेना। इक्वेशन सिमिलरली आप इक्वेशन बनाना, दो इक्वेशन बनेगी, दोनों का यूज करना, क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है इजीली। इसी टाइप के क्वेश्चन आए हैं सारे जेईई मेन में, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इवन आईआईटी में पूछे जाते हैं। नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप बढ़िया से इक्वेशन बनाना, दोनों का यूज करना, हो जाएगा। थर्ड टाइप ये हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइप में क्या बोलेगा, वो ये बोल सकता है, क्वेश्चन यही रखेगा, एडिशनली ऐड कुछ नहीं करेगा, ना सीरीज में करेगा ना पैरेलल में। अब क्या करेगा, वो बोलेगा यही जो इनिशियल रेजिस्टेंस थे, R इधर है, X इनको इंटरचेंज कर दो। वो बोलेगा इफ X इज ग्रेटर देन R या R इज ग्रेटर देन X, है ना, ऐसे बोलेगा। एंड दे आर इंटरचेंज्ड। वो सारी मैं पॉसिबिलिटी आपको बता रहा हूं यहाँ पे, जिस पॉसिबिलिटी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, आप क्वेश्चन करेंगे हो जाएंगे, बस ये मेरे पॉइंट याद रखने हैं आपने। X इज ग्रेटर देन R, तो एंड दे आर इंटरचेंज, मतलब X को इधर लेके आओ, R को इधर, और उसने पहले बता दिया कि X ज्यादा है R कम है। जब X इस साइड में आएगा और R इस साइड में आएगा, तो आप खुद सोचो, X आ गया इधर, R इधर, है ना, तो इधर हो जाएगा ज्यादा रेजिस्टेंस, क्योंकि इसने बोला X ज्यादा है, तो इधर की लेंथ भी ज्यादा होनी चाहिए। फिर से ये इधर शिफ्ट कर जाएगा, फिर से नई इक्वेशन बनेगी। पहले तो ये बनेगी, सेकंड इक्वेशन इसी टाइप से फिर से आप इस कंडीशन में भी बना लेना, दोनों को सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। फर्स्ट कंडीशन ये रहेगी, सेकंड इस तरीके से बनेगी, ऐड करें सीरीज में, पैरेलल में, इंटरचेंज करें, इक्वेशन बनाने का काम वैसे ही करना है, दोनों का यूज करके ही क्वेश्चन होगा। अब आईटी ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन एक बार पूछा गया था 2011 के आसपास, तो वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट उसमें क्या यूज किया था वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। चार टाइप आपके पास हो जाएंगे बेहतरीन तरीके से। जब आप बहुत केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ेंगे दोस्तों मीटर ब्रिज के, तो आपको उसमें एक चीज मिलेगी, जो एंड्स है ना, ये जहां पे वायर कनेक्ट है बैटरी से, ये एंड्स, ये एंड बी है और ये एंड ए है, इनके जो एंड्स करेक्शन होंगे, एंड्स करेक्शन, ठीक है, वो बोलेगा उनको आप यूज नहीं करोगे, मतलब वो नेग्लेक्ट करके चलेगा। बट अगर न्यूमेरिकल में उसने दे दिया कि एंड करेक्शन ऑफ एंड बी एंड ए आर गिवन समथिंग, तो यू हैव टू टेक, जब भी आप यहाँ पे लेंथ लोगे, ये लेंथ, तो ए एंड से जो उसकी बैलेंसिंग लेंथ होगी जो भी होगी, उसमें जो एंड करेक्शन गिवन होगा, लेट्स सी x दे रखा है x1, तो यहां पे फिर l की जगह आप लोगे l प्लस x1, नई जो लेंथ होगी, मतलब एंड करेक्शन उस पर्टिकुलर साइड है उसमें ऐड करके लेंगे, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसमें जब करंट आप सप्लाई करोगे तो हीट जनरेट हो सकती है, तो एक्सपेंशन होने के चांस है, तो लेंथ बढ़ेगी ना कि घटेगी, इसलिए ऐड करना है। अगर एंड करेक्शंस गिवन होंगे दोनों साइड में ऐड करना है। जैसे इस साइड में की जो लेंथ हो जाएगी, पहले थी 100 माइनस है नॉर्मली, तो अब क्या होगा, इस साइड में कुछ एड करेक्शन दे रखो, सपोज करो x2, तो x2 इसमें ऐड कर देना, न्यू लेंथ लेना, एज इट इज यहां पुट कर देना, l की जगह l1, इसकी जगह l2, ये वैल्यूज, इस तरीके से क्वेश्चन डायरेक्ट ही हो जाएगा। ये दूसरी कंडीशन बनाने की जरूरत नहीं है, बस एंड करेक्शन पे ध्यान देना। अगर एंड करेक्शन गिवन है तो लेना है, नहीं लेना है तो नेग्लेक्ट करना है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको इसको करना आना चाहिए। एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा दूंगा, ठीक है। ओके दोस्तों, बात कर लेते हैं यार जल्दी से, एक क्वेश्चन की जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उसको जल्दी से हम अप्लाई कर लेते हैं और सीख लेते हैं किस टाइप से क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है। सो दिस इज द क्वेश्चन, और आप इसको बढ़िया से रीड करो और बढ़िया से इसको अप्लाई करना सीखते हैं। ओके, तो देखो यार, मैंने यहाँ पे जो डेटा लिखा है, डायग्राम मैंने बना लिया, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं गिवन है, आपने पहले पढ़ना है आराम से, फिर डायग्राम बनाना है, फिर यूज करना है, कॉन्सेप्ट हो जाएगा, टेंशन नहीं है, ठीक है। तो उसने क्वेश्चन में क्लियर बोला है कि दो रेजिस्टेंस है हमारे पास, एक है 2 ओम और एक कोई अननोन रेजिस्टेंस है जिसको मैंने x मान लिया, ठीक है। फिर क्वेश्चन में उसने क्लियर बोला है कि जो अननोन रेजिस्टेंस है x, वो 2 ओम से ज्यादा है, ठीक है, 2 ओम से ज्यादा है। तो ये तो रही इसकी पहली कंडीशन। तो फिर वो बोलता है कि जो गैल्वेनोमीटर है, अगर उसको वायर पे टच करे कहीं, लेट्स सी यहाँ पे टच किया मैंने, पॉइंट सी ए डी है, तो ये नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, नल डिफ्लेक्शन। कंडीशन नंबर 1 मैंने आपको बोला था कि पहली कंडीशन में पहली इक्वेशन हमेशा बनानी है जब रेजिस्टेंस को डायरेक्ट कनेक्ट कर दे, और नल डिफ्लेक्शन में बात करें, ठीक है, जो बैलेंसिंग कंडीशन पे, तो लेट्स सी ए से डिस्टेंस यहां से यहां तक l है,
तो दिस इज योर फर्स्ट लेंथ ऑफ द बैलेंसिंग लेंथ। जब डी पे टच करने से उसको नल डिफ्लेक्शन मिल गया, पहले कंडीशन पे अप्लाई करो कि रेजिस्टेंस दे रखा है, नल डिफ्लेक्शन है, तो आप पहले अपनी जो नल डिफ्लेक्शन कंडीशन है उसको यूज करो। कैसे सर? आपको बताया, उसने बोला नल डिफ्लेक्शन है, इनिशियल कंडीशन बिफोर चेंजिंग दैम, है ना, एक बिफोर चेंजिंग एक आफ्टर चेंजिंग, है ना, ये ध्यान रखना है बस। तो बिफोर चेंजिंग डैम अगर यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन है तो इसका पोटेंशियल सेम हो रहा है, तो इसके डायरेक्ट आपको फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं, तरीका बताया आपका। इसके लेफ्ट में रेजिस्टेंस डिवाइड बाय लेंथ का रेशियो लो इक्वल टू इसके राइट में रेजिस्टेंस जो भी है x माना है आपने और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ है 100 माइनस एल। अब थोड़ा जब इक्वेशन 2 बनेगी तो इजी करने के लिए आप क्या करो, l वाले टर्म अलग कर लो, x वाले अलग, तो 2/x अलग कर लो, ये आ जाएगा l ओवर 100 माइनस एल। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। इसको आप फर्स्ट मानो, ठीक है, इसको फर्स्ट मानो। अब आपसे पूछा गया अननोन रेजिस्टेंस, तो अननोन रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो यार एल निकालना पड़ेगा पहले, यानी ये बैलेंसिंग लेंथ निकालनी पड़ेगी इनिशियल। इसके लिए उसने कंडीशन दूसरी बनाई है, उसने बोला when resistance is interchanged, अगर इनको इंटरचेंज कर दे तो बैलेंस पॉइंट शिफ्ट कर जाता है 20 सेंटीमीटर से। मतलब बैलेंस पॉइंट को शिफ्ट अगर रेजिस्टेंस को हम इंटरचेंज कर दे, मतलब जहां पे 2 है वहां x लिख देते हैं और जहां पे x है वहां पे 2 लिख देते हैं। तो ध्यान से देखना, तो जो बैलेंस पॉइंट है वो 20 सेंटीमीटर से शिफ्ट किया, अब किधर शिफ्ट करेगा वो नहीं बताया, वो आपको खुद पता होना चाहिए। क्योंकि उसने बोला x ज्यादा है 2 कम है, तो इधर ज्यादा है, तो ये जो लेंथ है इधर से बढ़ जाए क्योंकि इधर का रेजिस्टेंस बढ़ गया है, तो बैलेंसिंग पॉइंट यहाँ तो नहीं मिलेगा, लेट्स से कहीं यहाँ मिलेगा, तो न्यू पॉइंट ये होगा d डैश। बताइए मैंने सारे कॉन्सेप्ट। तो यहां से यहां तक शिफ्टिंग वाला जो डिस्टेंस है वो आपको दे रखा है, कितने से शिफ्ट किया, 20 सेंटीमीटर से, तो 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा इधर शिफ्ट कर गया। तो जो नई लेंथ बनेगी आपकी कॉरेस्पॉन्डिंगली वो बनेगी l+20, और इसके लिए जो नई लेंथ बनेगी बी एंड के लिए 100 माइनस एल, ये है 20 कम हो गया तो ये आ जाएगा 80 माइनस एल। आपको समझ आ गया होगा मैंने क्या बोला है, ठीक है। अब नया बैलेंस पॉइंट डी डैश पे है, तो सी और डी के साथ लेंगे आप। फिर से इसके लेफ्ट में देखो, तो आपकी बार है x और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ है l+20 इक्वल टू न्यू बैलेंस पॉइंट चूंकि डी पे है, और इंटरचेंज करने के बाद 2 बाई इधर है आपका 80 माइनस एल, ठीक है। मैंने बोला था आपको 2 एल वाले टर्म सेलेक्ट कर लो, तो एल वाले टर्म सेलेक्ट करो, ये 2/x है तो इसको भी 2/x बनाते हैं, x नीचे इसको ऊपर लेके जाओ, तो देखो क्या आ जाएगा 2/x इक्वल टू 2/x, ये हो जाएगा यानी 80 माइनस एल ओवर l+20। आप चेक कर सकते हो, ठीक है, मैंने सही किया, x नीचे लेके गया, इसको ऊपर लेके गया। इक्वेशन नंबर 2। नाउ यू कैन सी यूजिंग दीज टू इक्वेशन, टू अननोन टू इक्वेशन, ओके। आप इनका यूज करो और l की वैल्यू निकालो, किसी एक इक्वेशन पुट कर देना, x आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन बन चुका है आपके लिए। अब ये देखो इसकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है, यू कैन इक्वेट देम, मतलब आप लिख सकते हो l/100 माइनस एल इक्वल टू 80 माइनस एल ओवर l+20, मल्टीप्लाई देम क्रॉस, l निकालना है यार, अब तो 10वीं वाला क्वेश्चन बन चुका है ये। इसका इसमें मल्टीप्लाई करो l² + 20l इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई 100 into 80 यानी 8000 माइनस 100l, ठीक है। फिर इसका l का भी तो मल्टीप्लाई करोगे, l का मल्टीप्लाई करोगे तो -80l और +l², ये l² से l² कैंसिल, l वाले टर्म सेलेक्ट करो, ये 180 इधर आके 20 ऐड होंगे तो 200l आ गया, और ये है 8000, ये कैंसिल 2 से ये कैंसिल, l आ गया 2 चौक 40 सेंटीमीटर, यानी इनिशियल बैलेंसिंग लेंथ थी आपकी 40 सेंटीमीटर। अगर ये भी पूछा जाता तो ये भी आ गया, देखो, है ना। अब इस l की वैल्यू किसी एक में पुट कर दो, आंसर करो, यहाँ पे पुट करो, देखो, तो ये आएगा 2/x, दिस इज 40 एंड दिस इज व्हाट 100 माइनस 40 दैट इज 60, तो इसको आप कैंसिल करो, दिस इज व्हाट 20 एंड दिस इज व्हाट 3, यानी x आ गया 3 ओम। यूज चेक आउट द ऑप्शंस, बहुत क्विकली आप कर सकते हो। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो फिर तो कैलकुलेशन बची है यार, कंसेप्ट तो यही था कि ये ऐसे इक्वेशन लिखना है, फिर तो 10वीं वाला क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके से आप अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ओके। जल्दी से बात कर लेते हैं पोटेंशियोमीटर की, और पोटेंशियोमीटर पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इजी होता है, टेंशन नहीं लेने का। अगर इनसे कोई क्वेश्चन आया भाई वो गलत नहीं होने चाहिए, इस तरीके से आप नोट्स पढ़ के जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करके जाएंगे तो पक्का बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन आया तो गलत नहीं होना चाहिए, ओके। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस कांसेप्ट पे आप ध्यान दे लो, इजीली यू कैन सॉल्व। तो मैंने एक प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना दिया, जो सिंपल एक अरेंजमेंट होता है मैंने वो यहाँ पे बना दिया, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैंने नहीं लिया, ओरिजिनली आपको पता है क्या होता है, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर बेसिकली यूज किया जाता है, आपको पता ही है, अननोन ईएमएफ के मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है, और वोल्टमीटर से इसको बेटर माना जाता है, उसका एक कारण है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो पोटेंशियोमीटर है यहाँ पे अननोन ईएमएफ को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाएगा। तो व्हाट इज द कंसेप्ट, व्हाट इज द प्रोसेस की इसको अप्लाई कैसे करेंगे, क्वेश्चन कैसे आते हैं सर, ध्यान से देखो। उसने बोला कि एक देखो ये मेन है, ये मेन सर्किट होता है, ये इसको प्राइमरी सर्किट बोलते हैं, और ये जो नीचे वाला सर्किट है
जो ए पॉइंट और जे पॉइंट के नीचे नीचे बना है, इसको सेकेंडरी सर्किट बोलते हैं अगर मैं लिखूं। और ये जो पूरा वाला है पूरा ये प्राइमरी सर्किट होता है, ये मेन सर्किट है जो करंट सप्लाई करेगा। तो ये है मेन करंट और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R0, उसके साथ एक रेजिस्टेंस हो रहा है रियोस्टेट जो वेरिएबल है। ये हो भी सकता है क्वेश्चन में गिवन, नहीं भी हो सकता है, नहीं है तो मत लेना, होगा तो जरूर लेना। और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, मेन करंट है, यहाँ से करंट आएगी, अब ध्यान से समझना, यहाँ से करंट आएगी, ठीक है। तो करंट यहाँ पे आके डिवाइड होगी, इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट एट नल डिफ्लेक्शन, समझना दोस्तों, एट नल डिफ्लेक्शन मतलब जब ये रीडिंग आपकी 0 देगा, जब गैलोमीटर के जोकी को आप इस पे टच करोगे, AB वायर पे टच करोगे, जो AB वायर है पोटेंशियोमीटर वायर होता है यहाँ पे, और इस AB वायर की जो लेंथ है वो कुछ मान सकते हो आप, AB वायर की जो लेंथ है वो LAB मान लो, और उसका जो रेजिस्टेंस है वो RAB मान लो, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस गिवन होगा यहाँ पे, ध्यान रखना। तो जो मेन कंसेप्ट है वो बता देता हूँ, क्वेश्चन हर टाइप का हो जाएगा इसका, ठीक है, हर टाइप का। ओके, सो करेंगे क्या सर, तो यहाँ से जो करंट आ रही थी वो सारी करंट इधर जाएगी, इधर नहीं जाएगी, क्योंकि नल डिफ्लेक्शन पे इधर कोई करंट पास नहीं होती है, इधर कोई करंट पास नहीं हो पाती है, क्योंकि इसमें जाने वाली करंट 0 हो जाती है। तो ये जो यहाँ पे सेल मैंने लगाया, ये वाला जो सेल मैंने यहाँ लगाया, ये है अननोन EMF, ओके। सो दिस इज योर अननोन EMF, ओके। इसमें जो करंट नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो IG0, तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस का, इसका जो खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है उसमें करंट 0, मतलब इसकी वजह से कोई ड्रॉप नहीं होगा, ओके, कोई ड्रॉप नहीं होगा। इसका मतलब सारी करंट इधर जाएगी और इसमें ड्रॉप होगा। जैसे जैसे करंट आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे इस वायर की AB वायर की लेंथ बढ़ेगी, वैसे वैसे ड्रॉप बढ़ता जाएगा। मैक्सिमम ड्रॉप कहां होगा, A से B तक, यानी जो पूरी लेंथ LAB कवर करेगा वायर की, ओके, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस दे रखा है, रेजिस्टेंस है तो ड्रॉप करेगा पोटेंशियल, ओके। सो आप ऐसे देखो, जैसे ही आपने इस गैलोमीटर को की को बंद किया, ये यहाँ पे करंट सप्लाई करेगा, इसको बंद किया तो ये यहाँ पे अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दे, गैलोमीटर को टच कर दे। अगर नल डिफ्लेक्शन आ गया इस पॉइंट पे, तो ये लेंथ का मेजरमेंट आप कर सकते हो, LAJ, ये पूछा जा सकता है। और अगर आपने ये निकाल लिया तो ये अननोन EMF E की वैल्यू निकाल सकते हो, ध्यान से समझना, क्योंकि इधर तो कोई करंट नहीं पास हो रही है। तो इस लेंथ के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा VAJ, ये वाला पोटेंशियल ड्रॉप, और ये पूरा सर्किट का ये वाला पोटेंशियल ड्रॉप, क्योंकि सारा ड्रॉप इधर हो रहा है, इधर तो हो ही नहीं रहा, तो इसका EMF, ये वाला सर्किट ये पैरेलल में देखो इतना सा, तो E को हम लिख सकते हैं E = VAJ। तो अननोन EMF की जो वैल्यू है, विद द हेल्प ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द पॉइंट A एंड J, आप निकाल सकते हो, A J को निकाल लेना, अननोन EMF का पोटेंशियल आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। ये प्रोसेस है। अब दिक्कत क्या आएगी, A J को निकाले कैसे, E तो चलो निकल जाएगा, E तो निकल जाएगा, बस इस पे फोकस करें, आप क्वेश्चन हो जाएंगे। अब हमें चाहिए A और J के बीच कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, ये हमने निकालना है, ओके सर। अगर ये जो कि यहाँ की बजाय आप यहाँ टच करो तो ज्यादा लेंथ हो जाएगी, तो ज्यादा ड्रॉप होगा, यहाँ टच करो और ज्यादा, B पे टच करो मैक्सिमम ड्रॉप होगा, A से B पे जाने पे मैक्सिमम ड्रॉप होगा, ध्यान रखना। अब क्या करें, हमारा सारा फंडा है दोस्तों ये VAJ, मतलब ये पोटेंशियल ड्रॉप लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली लेंथ पे। यानी मैं ये लिख सकता हूं, ध्यान से समझो, अगर मैक्सिमम ड्रॉप A और B के बीच हो रहा है तो VAB में मैक्सिमम ड्रॉप किस पे डिपेंड कर रहा है, टोटली डायरेक्ट उसकी लेंथ पे, LAB पे। तो VAB = एक कांस्टेंट आएगा K LAB, यानी VAB by LAB, और इसको नाम दिया है दोस्तों पोटेंशियल का ड्रॉप अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द वायर, यानी V/L, यानी इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। What is that? Potential gradient. This ratio is called as potential gradient, और ये इस पर्टिकुलर रेशियो है, चूंकि देखो लेंथ बढ़ेगी तो पोटेंशियल ड्रॉप भी बढ़ेगा, आप देख सकते हो, लेंथ कम होगी तो पोटेंशियल ड्रॉप भी कम होगा, क्योंकि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इसका मतलब तो कांस्टेंट रहने वाला है। अगर ये कांस्टेंट होगा तो भाई यहां से तो आप K निकाल सकते हो, यहां से तो आप K निकाल सकते हो, अगर आपको V भी पता हो। प्रोसेस समझना, मेरे को VJ निकालना है, तो VJ कैसे निकालोगे सर, चूंकि K कांस्टेंट है तो आप क्या लिखोगे, इतने से पार्ट का पोटेंशियल ड्रॉप डिवाइड बाय उसी की लेंथ। देखो अगर आपको K मिल जाए, अगर दोस्तों आपको K मिल जाए तो VAJ आ जाएगा, यानी VAJ आ जाएगा अगर K मिल जाए इनटू LAJ, अगर आपको ये लेंथ गिवन होगी तो समझना, ओके। तो यार सर K निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, इस फॉर्मूले का यूज करोगे, इस AB वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लो, उसकी लेंथ गिवन होगी, ये गिवन होती है, ये गिवन होगी, ध्यान रखना। आप K निकालने के लिए VAB पे फोकस करो, बस ये इंपॉर्टेंट है। VAB कैसे आएगा सर, VAB ध्यान से समझो, यहां से जो करंट आ रही है वो इस पूरे वायर में जा रही है,
और इस यहाँ से पास होने के बाद वापस इसमें आ जाएगी, तो इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं हम। कैसे सर? इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ओम्स लो, IR, उसका रेजिस्टेंस ले लो RAB, यानी इस वायर का। अब करंट कहां से लाओगे? करंट मिल जाए अगर इसमें कितनी जा रही है तो मजा आ जाएगा। करंट कौन सप्लाई कर रहा है? ये सर्किट किस में सप्लाई कर रहा है? ये जो करंट है इसमें भी, इसमें भी, इसमें पूरे सर्किट में कितने रेजिस्टेंस है? 1 2 और इसका खुद का रेजिस्टेंस 3। तो यहां से जो करंट आएगी उसको आप कैसे लिख सकते हो? टोटल EMF वो कितना है? E0। टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना? इसका खुद का प्लस वायर का। अगर ये है, अगर रियोस्टेट भी है तो वो भी ऐड कर देना, नहीं है तो मत लेना। यहां से आप करंट निकाल लेना, यहां पुट कर देना भाईजान, VAB आ जाएगा। और VAB आ गया तो यहां पुट कर देना। प्रोसेस पूरा बता रहा हूं आपको कैसे सॉल्व करके आना है। यहां से VAB आ गया, यहां पुट कर देना, क्या आएगा? यहां पुट कर देना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यू जस्ट रिमेंबर, अगर VAJ पूछा तो ये दे रखा होगा, अगर ये लेंथ पूछेगा बैलेंसिंग तो पक्का ये दे रखा होगा। अगर ये कहां से निकालोगे? ये तो अननोन EMF है, अननोन EMF आपको गिवन होगा। अगर आपके बैलेंसिंग लेंथ पूछ रहा तो गिवन होगा, कोई एक चीज मिसिंग होगी, कोई बाकी सब गिवन होगी। दिस इज द मेन प्रोसेस, दिस इज द मेन कंसेप्ट, हाउ यू कैन यूज द कांसेप्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इतने सभी करके जाओगे तो आपके एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं मेंस में, यू कैन सॉल्व। ओके, यू कैन सॉल्व। अब यार पोटेंशियोमीटर में 2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब ये सर्किट है, ये मेन सर्किट जो है प्राइमरी, ये तो एज इट इज रहेगा, नीचे का सर्किट आपका चेंज हो जाएगा। मैंने बोला अननोन EMF के लिए यूज किया जाता है। अब अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकालना हो, समझना, अगर वो अननोन EMF का इंटरनल रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करने के लिए बोले तो हम पता है क्या करने वाले हैं? तो ये नीचे वाला जो सर्किट है, मैं यहां पे बना रहा हूं, नीचे वाला जो सर्किट है इसको एज इट इज रखेंगे। ये A पॉइंट है, ये J, ये A, आप समझना बस। नीचे वाला जो सर्किट है, ठीक है, इसका EMF होगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, गैलोमीटर से एज इट इज यहाँ पे कनेक्ट होगा। इसके अक्रॉस एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे। दिस इज एक्सटर्नल, दिस इज इंटरनल, और ये अननोन EMF है E। आपसे पूछेगा नल डिफ्लेक्शन कंडीशन में ये जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू बताओ। तो भाई डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, इतना टाइम नहीं है कि हम इसको डिराइव करें। सो R इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इनटू, है ना। आप करते क्या है इसमें? बेसिकली इंटर रेजिस्टेंस निकालने के लिए जो कि कोई एक बार यहाँ टच करके देखेंगे, पहला डिफ्लेक्शन आएगा, फिर किसी और पॉइंट पे टच करके देखेंगे तो दूसरा डिफ्लेक्शन आएगा। तो जो पहला डिफ्लेक्शन है उसकी लेंथ को L1 ले लेंगे, और चूंकि ये दूर हो गया इससे, उसकी लेंथ को क्या ले लोगे आप? यहाँ से यहाँ तक L2 ले लोगे। तो रेशियो ऑफ टू बैलेंसिंग लेंथ -1। डायरेक्ट यू कैन यूज दिस फॉर्मूला टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। जेईई के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए, फॉर्मूला याद रख लेना, मजा आ जाएगा। सर पता कैसे चलेगा? पोटेंशियोमीटर का अगर नाम यूज किया, गलती से इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा तो 2 लेंथ गिवन होगी जिनको हम बैलेंसिंग लेंथ बोलते हैं। भाई पक्का डायरेक्ट फॉर्मूला से क्वेश्चन हो जाएगा। R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, R L1 L2 उसकी 2 डिफरेंट कंडीशन में, डिफरेंट बैलेंसिंग कंडीशन में उसकी 2 बैलेंसिंग लेंथ होगी। इतनी पहचान कर लेना, क्वेश्चन हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। एक तो ये हो गया कि ये पूछा जा सकता है सर, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे जो सेकेंडरी सर्किट है इसमें 2 अननोन EMF लगाए जाते हैं, 2 अननोन EMF। यार अगर 2 अननोन EMF लगाएंगे तो पहले के लिए बैलेंसिंग लेंथ L1 होगी, दूसरे के लिए L2 होगी। तो अगर 2 अननोन EMF से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो भाई डायरेक्ट फॉर्मूला E1 ओवर E2 इक्वल टू L1 ओवर L2। एक्चुअली ये मैंने यहीं से रिप्लेस किया। जब हम डिराइव करते हैं तो रिलेशनशिप आती है। तो अननोन EMF सर पता कैसे चलेगा? 2 बैलेंसिंग लेंथ गिवन होगी, एक EMF गिवन होगा, दूसरा पूछ लेगा। क्वेश्चन पढ़ के ही पता चल जाता है। बड़ा होगा क्वेश्चन पर पढ़ लेना एक बार। अगर 2 लेंथ दे रखी है बैलेंसिंग, 2 EMF दे रखे तो एक उसमें से अननोन हो, निकाल लेना यार। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी डायरेक्ट ही पूछे जा सकते हैं। बट मेन कंसेप्ट ये है, इसमें ज्यादातर प्रॉब्लम्स आती हैं, इस फॉर्मूले पे भी आती हैं, नो डाउट। आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आराम से पोटेंशियोमीटर के इजीली। ओके दोस्तों, अब एक जल्दी से इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। हमने पोटेंशियोमीटर का जो जल्दी से कॉन्सेप्ट यहाँ पे बड़े तरीके से सीख लिया है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, किस टाइप के आप कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई करके आओगे। ओके, तो हियर इज द क्वेश्चन। आप जल्दी से रीड करो, डायग्राम देखो, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को पहले रीड करना होता है। मैं बार बार आपको बोलता हूँ, ठीक है। फिर डेटा नोट करो, फिर अप्लाई करते हैं, ठीक है। उसने बोला भाई पोटेंशियोमीटर है, ये जो मेन सर्किट है प्राइमरी, उसकी जो EMF है वो E है, उसका रेजिस्टेंस है R। क्लियरली यहाँ पे गिवन आप देख सकते हो, ठीक है। फिर जो नीचे वाला सर्किट है सेकेंडरी सर्किट, उसका अननोन EMF की वैल्यू उसमें दे रखी है। इसका मतलब पक्का AJ पूछ रहा है, यानी आपसे पूछ रहा है वो लेंथ ऑफ AJ, है ना। मतलब यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है इस वायर की, जहां एट नल डिफ्लेक्शन, क्लियर बोला है, एट नल डिफ्लेक्शन, एट नल डिफ्लेक्शन कुल। तो यार LAG निकालना कर लेंगे ना, कॉन्सेप्ट बताया था ना मैंने कैसे करना है, ठीक है। इसका EMF सब कुछ दे रखा है, और ये जो वायर है ना AB, उसकी रेजिस्टेंस गिवन है, उसकी लेंथ गिवन है। तो अगर ये लेंथ निकालनी है तो इसके अक्रॉस मेरे को पोटेंशियल चाहिए, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या होता था याद करो, VJ। और नल डिफ्लेक्शन में ये किसके इक्वल होगा, E/2,
तो इसका मतलब मैं लिखूंगा पोटेंशियल ग्रेडियंट होती थी वी ए जे बाई लेंथ, इसकी लेंथ है ए जे, याद करो मैंने आपको बताया था अगर ये मिल जाए तो मजा नहीं आ जाएगा, ठीक है मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूं, तो एल ए जे आ जाएगा, वी ए जे आपको पता है क्योंकि ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है नल डिफ्लेक्शन पे, इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वही अननोन ईएमएफ है और ई बाई टू दे रखा है, तो ये तो दे रखा है आपको, तो क्या लिखोगे यहाँ पे ई बाई टू यानी 2 इंटू के। अब अगर आपको यहाँ पे आंसर के मिल जाए पोटेंशियल ग्रेडियंट तो मजा आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो भाई यू हैव टू कैलकुलेट नाउ के। अब आपको पता है के निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, वायर के अक्रॉस टोटल जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उससे आप निकाल सकते हैं। कैसे सर, आपको पता है के इक्वल टू होता था टोटल ड्रॉप, देख लो वी ए बी डिवाइड बाय उसकी टोटल लेंथ लेनी पड़ेगी एल ए बी, ठीक है ये रहा, तो यहां से के आ जाएगा, तो के कैसे निकालोगे, वी ए बी बाई एल ए बी, एल ए बी कहां है भाई, दे रखी है, यस एल दे रखी है एल। अब क्या हुआ, वी ए बी अननोन है, ये निकालना पड़ेगा भाई, ये कहां से निकाले हम, ये भी मैंने आपको तरीका बताया था, इसको कैसे निकालेंगे, यहां से जो बैटरी सप्लाई करेगी करंट वो इसमें जाएगी, तो हम क्या करेंगे इसका पोटेंशियल ड्रॉप निकालेंगे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो कैसे करेंगे, आई आर लिख देंगे ए बी और डिवाइड बाई एल, ठीक है। अब आर ए बी आपको दे रखा है, यस दे रखा है, आई इंटू आर ए बी कितना दे रखा है 12 आर, दिस इज 12 आर ओवर एल। अब आई अननोन है, इसके बारे में सोचो, मतलब सेम कॉन्सेप्ट जो सीखा वैसे ही क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है आप देख सकते हो आपके एग्जाम में। अब करंट कैसे निकाले सर, इसमें जो करंट है वो कैसे आएगी, देखो करंट ये बैटरी सप्लाई कर रही है और यहां से पास ऑन होते हुए इसमें जा रही है, तो करंट होगी टोटल ईएमएफ कितना है बैटरी का, ई रेजिस्टेंस कितना है आर ए बी कितना है 12, तो 12 आर प्लस फिर ये करंट यहां से किस में एंटर करेगी आर में, तो प्लस टोटल ये आ गया यानी ई बाय 13 ऑफ आर, दिस इज योर करंट, यू जस्ट पुट हियर, सो ये आ जाएगी दोस्तों ई बाय 13 आर इंटू 12 आर ओवर एल, आर से आर कैंसिल, ठीक है ना, आर से आर कैंसिल, तो के की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12 ई बाय 13 एल, दिस इज योर के, पुट हियर, तो ये आ जाएगा आपका लेंथ, डिफ्लेक्शन नो डिफ्लेक्शन कंडीशन पे, बैलेंस कंडीशन पे जो लेंथ होगी ए से जे तक की जो लेंथ होगी वायर की, दिस इज ई, ओके दिस इज 2, के की वैल्यू कितनी आई आपकी 12 ई और डिवाइड बाय 13 आर ऊपर जाएगा 13 आर, ओके ओके, ई से ई कैंसिल, 13 एल बाय 2 into this 24. So this is your required length at that particular condition and this is how you can solve the problem. बिल्कुल सेम प्रोसेस है, आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बढ़िया कॉन्फिडेंस के साथ आप जा सकते हैं बढ़िया से प्रैक्टिस करके। ओके डियर स्टूडेंट, बात करते हैं लास्ट कंसेप्ट की, प्यारा सा छोटा सा कंसेप्ट है यार। आपको पता है एमीटर को गैल्वेनोमीटर की हेल्प से बनाया जाता है, कम ऑन आपको गैल्वेनोमीटर के बारे में तो डेफिनेटली पता ही होगा, ठीक है, तो लेट्स सी। तो उसने बोला यार कि एक गैल्वेनोमीटर है अगर आपके पास, तो उसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कुछ ऐसे बनाएंगे आप, उसके अंदर जी लिखोगे, ये एक डिवाइस इस तरीके से होता है, इसकी एक निडल होती है जो डिफ्लेक्ट करती है, ठीक है ना, नल डिफ्लेक्शन से फिर जब उसमें करंट पास करते हो तो डिफ्लेक्ट करती है, जी को हम मानते हैं गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, बस ये याद रखना है आपने। तो अगर हम इसके साथ किसी रेजिस्टेंस को कनेक्ट करें तो उससे एक नई डिवाइस बनकर तैयार हो जाता है। सर कैसे, देखो अगर आप इस गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे जिसको नाम दिया गया है शंट, है ना, ठीक है, शंट मतलब ये स्मॉल रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है ये स्मॉल रेजिस्टेंस, बस आप ये ध्यान रखें, व्हाट इज दैट स्मॉल रेजिस्टेंस। अगर गलती से हमने गैल्वेनोमीटर के साथ कोई स्मॉल रेजिस्टेंस, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट किया, तो ये जो अरेंजमेंट यहां बन के तैयार हो गया, इसी को नाम दिया जाता है दोस्तों एमीटर। और आपने देखा होगा सिंबल ऑफ एमीटर कुछ ऐसे होता है और इस तरीके से उसको सीरीज में किसी रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है करंट के मेजरमेंट के लिए। ओके तो फिर सर क्या करते हैं, तो बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस हम यहाँ पे पास ऑन कर देते हैं, पैरेलल में उसको कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि जब यहां से मेन करंट आएगी, यहां से जब मेन करंट आएगी तो यहां से डिवाइड होगी, कुछ करंट इसमें जाएगी कुछ इसमें जाएगी, हम चाहते हैं इसमें कम से कम करंट जाए, ठीक है, इसलिए हमने बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट किया, तो आई में से जो मैक्स करंट है शंट में चली जाएगी और इधर बचेगी आपकी आईजी को नाम दिया गया फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट का मतलब होता है कि जो निडल है अपनी जीरो डिफ्लेक्शन से, जीरो से अपनी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन तक डिफ्लेक्ट कर जाती है, चली जाती है, ऐसे आप समझना, सपोज करो निडल ऐसे है तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन उसका कहीं ऐसे है तो पूरी ऐसे चली जाएगी, ठीक है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो भी शो करना होगा उसको वो वहां पे शो कर सकती है, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो, बस इतना याद रखोगे। तो सर इसमें पूछेगा क्या आपसे, थोड़ा सा ध्यान से समझो,
वो पूछेगा एमीटर को बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर की आपसे कितने रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट पड़ी, है ना। और इस एमीटर की रेंज वगैरह आपको दे रखी होगी। रेंज का मतलब होता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो करंट होती है जो उसका वो मेजरमेंट करता है, दैट इज आई, वो वगैरह आपको दे रखी होगी। फुल स्केल डिफरेंशियल करंट और मेन करंट, है ना, जो रेंज है उसकी, ठीक है, आई इज द रेंज करंट, ठीक है। तो आपसे पूछेगा हाउ मच रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ एमीटर बाय विद द हेल्प ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, या टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। तो यू हैव टू कैलकुलेट बेसिकली द वैल्यू ऑफ एस। तो यार एस की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, खुद देखो, चूंकि ये दोनों पैरेलल में है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसके अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा, तो आप लिखोगे Vs इक्वल टू Vg। इसमें करंट V इक्वल टू IR, इसमें करंट जा रही है IS, रेजिस्टेंस है इसका S, और इसमें करंट जा रही है IG और रेजिस्टेंस है इसका ऑब्वियसली G, कैपिटल वाला G। तो यहां से S चाहिए आपको, S आ जाएगा दोस्तों IG इंटू G बाई IS। और कभी कभी IS इफ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन तो IS आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, KCL अप्लाई करो। देखो I में से कुछ इधर गई कुछ इधर, तो अगर मेरे को ये निकालनी है तो I माइनस IG निकाल लूंगा, तो IG इंटू जी ओवर I माइनस IG। इस रिलेशन का आप यूज करके रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, जिसका यूज किया गया है गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, इस दैट पर्टिकुलर करंट की रेंज के लिए। और रेंज आपकी आई से मिलेगी, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट IG मिलेगी, जो गैल्वेनोमीटर में फ्लो करती है। ध्यान रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम गाइस। ओके, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व। डायरेक्ट आप इसका यूज रखें, फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो ये कंसेप्ट याद रखें, दोनों का वोल्टेज सेम करो, जो भी अननोन वैल्यू होगी यू कैन कैलकुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसमें पूछे जाने के चांस होते हैं वो होते हैं कि ये जो एमीटर आपने बनाया इसका रेजिस्टेंस बताओ। तो एमीटर का रेजिस्टेंस पूछ रहा है वो, इसका मतलब इसमें दो रेजिस्टेंस यूज हो रहे हैं, एस और जी दोनों पैरेलल, तो दोनों कॉम्बिनेशन निकाल लो ना, एस जी एस प्लस जी। पैरेलल में ये होता है ना दो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। मिसिंग क्या हो गया, जी गिवन होगा, एस मिसिंग होगा, एस यहां से निकाल लेना, बता तो दिया मैंने। ये बस आपने अगर इतना सा भी आप यूज करके जाओगे दोस्तों, क्वेश्चन करने आपको आ जाएंगे। डिफ्लेक्शन से रीडिंग लेनी आपको आनी चाहिए। सपोज करो उसने बोला कि वहां पे जो टोटल डिवीजन है, टोटल डिवीजन जो उसने पास ऑन किए हैं, निडल ने डिफ्लेक्ट किए हैं, वो है 50, ठीक है। और पर डिवीजन करंट मिल रही है 0.001 एम्पियर। तो 50 में कितनी मिलेगी, तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पर डिवीजन जो करंट होती है, पर डिवीजन में जो करंट वहां पे डिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब वो IG की वैल्यू वहां से आपको निकाल के देगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन करके कैसे करना है। अब एक छोटी सी चीज और मैं आपको बताता हूं, ये हमारा एमीटर, और ये जो मैंने यहां डायग्राम बनाया, दिस इज फॉर वोल्टमीटर, दिस इज फॉर वोल्टमीटर। आप एक ही में देख लो सारा, आराम से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट समझे जाते हैं। अप्लाई करना यहां सीख लो कि यूज कैसे करना है, दिस इज द बेसिक थिंग। ओके, अब उसने बोला कि यार इस अरेंजमेंट में हमने गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, और ये लिखा मैंने RH, इसका मतलब ये हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस। अगर आप गैल्वेनोमीटर के पैरेलल के बजाय सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो, वो भी बहुत हाई रेजिस्टेंस, तो मैक्सिमम करंट यहां पे ड्रॉप हो जाएगी। मतलब ये पॉसिबिलिटी होगी कि ये ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप अच्छे से आपको मेजरमेंट करके देगा, इसलिए इसको वोल्टमीटर कहते हैं। इसलिए वोल्टमीटर आपका करंट की बजाय वोल्टेज का मेजरमेंट हमें करके देता है, ध्यान से समझना। और अगर इसको आइडियल बनाना चाहता है तो एस को आपको बहुत स्मॉल करना पड़ेगा, 0 ओम। अगर इसको आप आइडियल वोल्टमीटर करना चाहते हो तो जो हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट किया वो इन्फिनिटी लेना पड़ेगा आपको, मतलब मैक्सिमम लेना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यार सर यहां से जो भी मेन करंट आएगी वो तो इसमें भी जाएगी, यानी IG होगी वो IG, और इसमें जा रही होगी IG, इसी की करंट इसमें पास ऑन हो रही है, सीरीज में है, दोनों में करंट जा रही है। ये इसकी रेंज है, मतलब किस रेंज का आप वोल्टमीटर बनाना चाहते हो। ओके, सो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस व्हिच इज कनेक्टेड in series with the galvanometer such that this is converted into voltmeter। कितने रेजिस्टेंस की जरूरत होगी, तो RH निकालना है। आपको पता है दोनों में जाने वाली करंट सेम है, मतलब इसका जो वोल्टेज V है, जो अप्लाई रेंज है इसकी, वो दोनों में डिवाइड होगी, यानी VG के अक्रॉस ड्रॉप होगा और इस R रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी होगा। ये तो उसकी रेंज वोल्टेज है, कितनी रेंज का बनाना है आपने, ठीक है। जैसे उसमें करंट थी, इसमें वोल्टेज है, तो VG को IG लिखोगे, और हमें चाहिए रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड, तो उसको आप क्या लिखोगे, IG इंटू उसका रेजिस्टेंस प्लस IG इंटू उसकी रेजिस्टेंस, ठीक है। हमें ये R चाहिए दोस्तों, तो R कितना आ जाएगा, V माइनस IG इंटू G और डिवाइड में IG, तो रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड आ गया V बाय IG माइनस G। डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं डायरेक्ट, इसमें एक चीज कोई मिसिंग होगी वो आप कैलकुलेट कर लेंगे, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
या तो आईजी, नॉर्मली आईजी मिसिंग होती है, बाकी सारे क्वेश्चन आपको गिवन होता है, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। जो भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों आप कर सकते हो। ये छोटा सा एक बेसिक सा कंसेप्ट था जो बढ़िया तरीके से आपने रिवाइज करना है। क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको एक करा दूंगा जिससे कि आपको बढ़िया तरीके से एप्लीकेशन करना आ जाएगा। ओके गाइस, ये क्वेश्चन जल्दी से मैं आपको करके दिखा देता हूँ यार। जो मैंने आपको यहाँ पे बताया एमीटर या वोल्टमीटर में से कोई एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ, करने का तरीका सब सेम रहेगा, बस पास फॉर्मूला याद रखें क्योंकि फॉर्मूला ही मेन होता है उसका, ठीक है। तो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ओके जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन मैंने लिया, रीड कर लो और बढ़िया से यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्लियर बोला है गैलोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 20 ओम है और नंबर ऑफ डिविजन्स मैंने आपको बताया था, जो आपकी निडल होती है गैलोमीटर की, वो डिवीजन वहां पे जो शो करती है वो दे रखी है आपको 30, ओके। और पर डिवीजन यानी एक डिवीजन के लिए जो करंट वहां पे डिफ्लेक्ट हो रही है, निडल उसकी जो करंट है 0.005 ओके एम्पियर, एक डिवीजन कितनी है, ओके। और उसने बोला है कि कितना रेजिस्टेंस में सीरीज में गैलोमीटर के साथ कनेक्ट करूं, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करूं, मतलब ये निकालना है अपने हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है, कि ये वोल्टमीटर बन जाए और जिसकी रीडिंग वोल्टमीटर की जो रेंज दे रखी है वो दे रखी है 50 वोल्ट, मतलब 15 वोल्ट, मतलब ये आपको वोल्टमीटर का क्वेश्चन बन गया। क्लियरली बोला सीरीज में कितना कनेक्ट कर दो, सीरीज में कनेक्ट करेगा तो वोल्टमीटर बन रहा है, उसकी रेंज भी दे रखी है। तो आरएच निकालना है, याद करो आरएच का फॉर्मूला V जो इसकी रीडिंग है, जो रेंज है इसकी, डिवाइड बाय गैल्वेनोमीटर करंट माइनस जी। अब आप देखो क्या क्या गिवन है, क्या क्या मिसिंग है। V गिवन है कितना भाई 15, IG नहीं गिवन है, माइनस जी गिवन है 20। IG सोचो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, मतलब टोटल डिवीजन उसने जो कवर किए होंगे उसमें टोटल जो करंट उसने डिफ्लेक्ट किया वो आपने यहाँ पर करनी है। एक डिवीजन की करंट अगर इतनी है, नंबर ऑफ डिवीजन अगर दे रखे हैं तो ध्यान रखना IG इक्वल टू नंबर ऑफ डिवीजन इनटू करंट, है ना, करंट इन वन डिवीजन, यू जस्ट मल्टीप्लाई यू विल गेट। अगर ऐसा क्वेश्चन फर्दर आएगा तो बस याद रखना इस तरीके का रिलेशन आपने बनाना होता है, जितने डिवीजन हो उनसे मल्टीप्लाई करना है। तो नंबर ऑफ डिवीजन है 30 इंटू 0.005, तो कितना आ जाएगा, दिस इज पॉइंट यहां पे शिफ्ट होगा यानी 0.1 एम्पियर। तो यार IG की वैल्यू आपके पास आएगी 0.1 एम्पियर, यू कैन चेक इट आउट, put here you will solve the problem. So this will be equal to 15 over 0.15 minus 20 and आप देख सकते हो 100 हो जाएगा ऊपर, 100 minus 20 that is 80 ohm, okay, this is 80 ohm. So this is the resistance required to convert the volt, galvanometer into voltmeter. This is the resistance required in series, you have to convert, okay. So this is the concept, these are the problems we can solve very quickly guys. अब लास्ट में एक छोटा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ यार, और आपने नाम तो सुना ही होगा यार, कलर कोडिंग मैं आपको बताता हूँ, उस पे क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं, इजी है, 4 नंबर क्यों गवाने, इजी क्वेश्चन है तो कर लेंगे, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट, अब बात कर लेते हैं कि यार एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर पहले पूछा जाता था बट अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आने लगा है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ कलर कोड, ओके। तो एक रजिस्टर आपको गिवन होगा, आपको बताया रजिस्टर के ऊपर 4 स्ट्रिप्स होती हैं, स्ट्रिप 1 जैसे स्ट्रिप 1, स्ट्रिप 2, स्ट्रिप 3 है ना, बैंड टाइप के होते हैं, कलर को रिप्रेजेंट करते हैं, और लास्ट वाला है स्ट्रिप 4। तो बोलेगा कि बताओ इसका रेजिस्टेंस कैसे है, मतलब कितना होगा, तो आपसे पूछेगा इसका रेजिस्टेंस कितना है। तो हाउ टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रिप्स, है ना, उनकी वजह से। तो कैसे आपने निकालना है, तो एक रजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस निकालना है, फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ बता दिया है, पहले समझा देता हूँ क्या है। तो जब भी कभी इसमें 4 स्ट्रिप गिवन हो, 4 स्ट्रिप, तो उनको लेफ्ट से, देखो मैंने लिखा है लेफ्ट टू राइट काउंट करना है, यानी आप इस साइड से स्टार्ट करोगे और इस साइड को जाओगे, ठीक है। पहली जो स्ट्रिप होगी उसको नाम 1 देंगे, उसका नंबर होगा N1, है ना, उसको N1 नंबर देना है। दूसरी स्ट्रिप को N2 नंबर देना है, तीसरी स्ट्रिप को 10 की पावर में N3 नंबर देना है ना, और चौथी स्ट्रिप हमेशा टॉलरेंस के बारे में बताएगी, टॉलरेंस के बारे में बताएगी, उसकी जो परसेंटेज एरर जो भी दे रखी होगी वो उसके बारे में डिनोट करती है, ध्यान देना, है ना। लेफ्ट टू राइट काउंट करेंगे, पहली बात स्ट्रिप 1 को N1, स्ट्रिप 2 को N2, स्ट्रिप 3 को 10 की पावर में N3, ये मैंने अपने कोडिंग आपको बता दिया है। फिर आप इसका रेजिस्टेंस लिख सकते हो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो जो नंबर पहली स्ट्रिप को मिलेगा वो यहाँ लिखेंगे, जो दूसरी स्ट्रिप को मिलेगा कलर के अकॉर्डिंग वो यहाँ लिखेंगे, इनटू, यहाँ पे इनटू नहीं करना, ध्यान से N1 N2 डायरेक्ट लिखना है कंटिन्यूअसली, इनटू यहाँ करना है मल्टीप्लाई में 10 रेज़ टू पावर N3, ठीक है, प्लस माइनस में जो भी वहां पे टॉलरेंस गिवन होगी। अब इसको आप पुट कर सकते हो, तो ये N1 N2 आप निकालेंगे कहां से, ये निकालेंगे, ये बस टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी, ये इसमें एक हेडक वाली बात है कि ये टेबल आपको याद होनी चाहिए तभी क्वेश्चन हो पाएगा दोस्तों। क्वेश्चन में करके आपको दिखा दूंगा बट आपको इसको याद कैसे रखना उसका ये भी बता देता हूं। ये सारे पॉसिबल कलर इसमें होते हैं, देखो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, ओके।
आप देख सकते हो गोल्ड, सिल्वर, और अगर कोई कलर नहीं है तो भी ये हम यहाँ काउंट करेंगे। याद कैसे रखें सर इनको? सीरीज में ऐसे ही याद होनी चाहिए, ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखो आप पहला पहला लेटर देखो इनका जो मैंने कलर चेंज किया है, बी बी रॉयल, इसको याद करने का तरीका बी बी रॉयल है ना। जी बी वी ग्रेट, जी मींस ग्रेट है ना, जी मींस ग्रेट, ठीक है। ब्रिटेन आप लिख लेंगे बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन है ना। वेरी गुड है ना, वी मींस वेरी, जी मींस गुड, डब्ल्यू मींस वाइफ है ना। ये याद रखना है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, समझ रहे हो आप? ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, और जी का मतलब वियरिंग गोल्ड, ये तो पूरा ही लिखा है, टी नहीं, गोल्ड नहीं, गोल्ड, दिस इज गोल्ड, वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, एंड फोर नेकलेस, वो एक जस्ट बनाने के लिए कि नो कलर एट ऑल, ठीक है। तो ये एक आपको याद रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। फिर से आप देखें, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, वियरिंग मतलब वेरी गुड वाइफ, या हैविंग या वियरिंग, ऐसे एक अपने जस्ट सेंटेंस बनाने के करना है, गोल्ड सिल्वर नेकलेस, बस ऐसे याद रखना, लिख लेना है ना। तो फिर जो ब्लैक कलर होगा सबसे पहले, अगर ब्लैक कलर है उस स्ट्रिप में तो उसको नंबर 0 दिया जाएगा, ठीक है, उसका जो N1 होगा, ठीक है। इस तरीके से ऑर्डर चलेगा, ब्राउन को 1 दिया जाएगा, रेड को 2, जो इनके सामने नंबर लिखे हैं वो ही दिए जाएंगे। फिर मल्टीप्लायर देखते हैं कि ये नंबर 10 की पावर में कैसे लिखने हैं, तो 10 की पावर में आप लिख देंगे जो भी कलर होगा उसके अकॉर्डिंग। टॉलरेंस आप ध्यान से देखो, टॉलरेंस केवल गोल्ड कलर के पास होती है, अगर उसमें लास्ट का जो कलर होता है ना, लास्ट का जो फोर्थ कलर है वो टॉलरेंस बताता है। तो गोल्ड, सिल्वर और नो कलर यहाँ टॉलरेंस बता रहे होंगे। तो गोल्ड यहाँ पे +-5% के साथ चलता है, सिल्वर की टॉलरेंस यहाँ पे होती है +-10%। और अगर कलर ही नहीं है, अगर फोर्थ वाली स्ट्रिप मिसिंग है ही नहीं, 3 ही कलर है, तो वहां पे ऐसा नहीं है आप उसको छोड़ के आ जाओगे, नो कलर मतलब मिसिंग है, मिसिंग के लिए आप टॉलरेंस यूज करोगे 20%, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और मल्टीप्लायर सिल्वर और गोल्ड के लिए 0.1 गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए 0.01। ओके, इतना आपको क्लियर हुआ होगा कि मैंने क्या बोला। क्वेश्चन करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे पास एक रजिस्टर है, लेट्स सी, ठीक है, देयर इज ए रजिस्टर, ओके। अब इसमें ना 3 स्ट्रिप बनी हुई, पहली, दूसरी, तीसरी और लास्ट में चौथी। उसने बोला ये ब्राउन है, ये रेड है, ये वॉयलेट है और ये जी है। तो बताओ इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा? भाई अब तुम तुरंत उड़ा सकते हो। पहले देखो ये कौन सा है, उसने बोला ये ब्राउन है, ब्लैक नहीं है, उसने बोला ब्राउन है। तो ब्राउन का नंबर चेक करो, ब्राउन का नंबर है 1। तो मैंने बोला था ये रहा फॉर्मूला, पहले 1 लिखो, फिर मल्टीप्लाई नहीं करना, फिर जो सेकंड कलर है वो ये है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सेकंड है रेड, रेड का नंबर देखो कितना है, रेड 2, दिस इज 2 इनटू है ना 3 बताता है। वॉयलेट कलर है, वॉयलेट कलर का नंबर कितना है भाई, वॉयलेट कलर का है 7। तो मल्टीप्लायर में लिखना है, यानी 10⁻⁷ समझ रहे हो आप, इनटू जी क्या आ गया सर, प्लस माइनस गोल्ड बताता है, लास्ट का कलर बताता है टॉलरेंट, और गोल्ड की टॉलरेंस है +-5%। दिस इज योर आंसर, नाउ यू कैन सी, दिस इज योर आंसर। इस तरीके से आप क्वेश्चन बना सकते हैं यार, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन इजीली बना सकते हैं, मतलब बहुत आसान है। अगर आपको ये याद होगा बहुत आसान है। दूसरा क्वेश्चन कैसे आता है, वो रेजिस्टेंस ऑलरेडी दे देगा, पूछेगा ये रेजिस्टेंस गिवन है, तो बताओ ये बैंड कौन कौन से हैं, उनके कलर बताओ। तो यहां से देख के बता देना, जो पहला है उस नंबर के अकॉर्डिंग कलर देख लेना, जो दूसरा उस नंबर के कलर देख लेना, 10 की पावर में जो नंबर है उसके अकॉर्डिंग कलर देख लेना, क्योंकि ये किसको डिनोट कर रहा है, N1 को, ये N2 को, और यहाँ पे ये N3 को। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, जस्ट रिवर्स भी पूछा जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कॉन्सेप्ट दोस्तों। जेईई के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं हर टाइप के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। तो दोस्तों बहुत बढ़िया तरीके से आप मेहनत करें, प्रैक्टिस करें और बढ़िया से अपने एग्जाम को क्रैक करके जाए। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।